नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अपन चैप्टर नंबर 3 के ऊपर चर्चा करेंगे अपने उस पुस्तक के अध्ययन के अंदर। और यूट्यूब के ऊपर अपना निःशुल्क अध्ययन है, जैसा कि आप सभी को पता है। जो भी स्टूडेंट बुक लेकर आए हैं उन सभी के लिए इंडिया और राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 और बजट 2025-26 तीसरे संस्करण का अपन डिस्कशन कर रहे हैं। और उसी में ही आज जो है वो आपके चैप्टर नंबर 3 यानी कि अध्याय जो 3 है वो रहने वाला है #06 जीवन की गुणवत्ता की बात यहाँ पर हम करेंगे, जिसमें हम शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और क्षेत्रीय विकास, जिसके अंदर हम पंचायती राज वगैरह की इनकी भी बात करने वाले हैं। शहरी क्षेत्र की बात करेंगे, शहरी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं की बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे और उनकी जो भी योजनाएं चल रही है उनकी बात करने वाले हैं। ये आपकी विषय वस्तु है। जो आप अगर किताब अभी तक नहीं लेकर आए हैं तो बुक आपको लेकर आ जानी है। ये आपकी पुस्तक है आर्थिक समीक्षा और बजट की, जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर बताई हुई भी है। ये वाली पुस्तक है जिसका अपन निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं और पुस्तक के अंदर आपको बहुत ही शानदार मटेरियल दिया हुआ है। उसी का ही निःशुल्क अध्ययन यूट्यूब के ऊपर चल रहा है। इंडेक्स के अंदर आपके केंद्रीय बजट 2025-26 अपन का हो गया है, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा हो गई है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा और बजट की सामान्य जानकारी हो गई है। के बाद में अध्याय 1 जो है बदलता राजस्थान, ये अपन ने कर लिया है। अध्याय 2 बुनियादी संरचना से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन, ये भी हमने कर लिया है। आज हम तीसरे नंबर का जो चैप्टर है वो हम करेंगे जीवन की गुणवत्ता के अंदर वृद्धि, शहरी ग्रामीण क्षेत्रीय विकास, जो कि पेज नंबर 43 से लेकर 57 तक जो है वो आपके रहने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 की हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। अध्याय 3 जो कि आपके स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और क्षेत्रीय विकास से जुड़ा हुआ रहेगा। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक जानकारी है कि जो आर्थिक समीक्षा और बजट यहाँ पर हम किताब के माध्यम से यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर और डिटेल में अगर पढ़ना है और साथ में अगर आपको नोट्स भी चाहिए प्रिंटेबल, और इसके अतिरिक्त अगर आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो एक ऐसा ऑनलाइन वीडियो कोर्स है जिसके अंदर आपको भारत और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25, बजट 2025-26 और साथ में ही आपको प्रिंटेबल नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये 3-4 चीज़ें इसमें मिलने वाली है। जिसमें 199 के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा 25% का VSR01 का अगर आप यूज करेंगे तो ये आपका जो है वो कोर्स है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट अपने ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो जो भर्ती है 2025, उसके लिए 30 अंकों का राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन की अपन यहाँ पर एक किताब है और इसी का ही एक यहाँ पर कोर्स है, जिसमें कोर्स जो है वो 199 के ऊपर 21% का डिस्काउंट चल रहा है VSR01 से। ये पूरा का पूरा आपका पोर्शन है जो कि 30 नंबरों का यहाँ पर पूछा जाएगा। और इसी प्रकार से अपने क्लास नोट्स जो है उनको इस किताब के अंदर आपको उपलब्ध करवाया गया है, जो कि मात्र 80 रुपए की आपकी किताब जो है वो मार्केट के अंदर पढ़ने वाली है, जिसमें 100 पेज है और 100 पेज के अंदर आपका सारा मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। आप किताब खोल लीजिए और किताब में पेज नंबर 43 के ऊपर चले जाइए, जहां पर आपका चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अध्याय 3 है आपके जीवन की गुणवत्ता के अंदर वृद्धि। स्पेशली आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर में हम शहरी क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र पर बात करेंगे और क्षेत्रीय विकास के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसी में ही एक और चीज आएगी, ग्रामीण क्षेत्र से पंचायती राज के ऊपर भी हम इसमें से बात करेंगे कि जो भी पंचायती राज के अंदर अपडेट दिए गए हैं आर्थिक समीक्षा में, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सबसे 2-3 चीजें जो है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर फोकस करनी है, जो मैं आपको बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल सतत विकास रिपोर्ट 2023, जो आपके सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, उसमें कहा गया है कि विश्व की 50% से अधिक आबादी जो है वो शहर के अंदर निवास करती है और 2050 तक जो है ये हिस्सेदारी लगभग 66.66 हो जाएगी, यानी कि विश्व की 50% आबादी जो है वो शहरों के अंदर निवास कर रही है। ऐसा एक डेटा जो है वो आर्थिक समीक्षा के अंदर राजस्थान सरकार ने बताया है। ऑल ओवर विश्व की यहाँ पर बात हो रही है, राजस्थान के अंदर ये आंकड़ा अलग है, भारत में ये अलग है। अगर हम भारत और राजस्थान के अंदर शहरीकरण की बात करते हैं, स्पेशली कि यहाँ पर हमारे जो है वो शहरीकरण जो है वो किस प्रकार से हुआ है, तो टोटल जनसंख्या के अंदर अगर हम प्रतिशत की बात करें तो वर्ष, चूंकि 1961 का आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको 2011 का पूछा जाएगा। 2011 का आपको डेटा याद रखना है कि राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर भारत की कुल जनसंख्या का 31.14% जो है वो शहरों में निवास करता है, और वहीं राजस्थान का, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थान वाला, कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.87% जो है वो शहरों में निवास करता है। यानी कि आपको दो चीज़ें स्पेशली याद रखना है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर शहरी जनसंख्या कितनी है और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो शहरी जनसंख्या है 24.87%, कितनी है 24.87%, और ग्रामीण कितनी है अपनी, इसमें जो बची हुई है वो आपके ग्रामीण हो जाएगी, यानी कि 75.13%। को थोड़ा छोटा लिख देते हैं, यानी कि हमारे जो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या है ये कितनी है, शहरी तो हो जाएगी आपके 24.87% जो है वो आपके शहरी जनसंख्या है, वही ग्रामीण जनसंख्या है आपके 75.13%।
ये हमारे क्या है आपके ग्रामीण जनसंख्या। तो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या दोनों के दोनों यहाँ से आपके क्या हो जाती है, दोनों चीज़ें कवर हो जाती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको स्पेशली ध्यान रखना है। राजस्थान की जनसंख्या 2001 के अनुसार जो है वो कितनी थी, 2001 के अनुसार हमारी, जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं है, 2011 के अनुसार जो हमारी जनसंख्या है वो स्पेशली आपको ये याद रखनी है कि राजस्थान की 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है। 2011 के अनुसार हमारी राजस्थान की टोटल जो जनसंख्या है वो है 6.85 करोड़। कितनी है, 6.85 करोड़ जो है वो हमारी टोटल जनसंख्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 5.55 करोड़ है। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है आपके, 3.30 करोड़ है। 685 48 437 कितनी, 685 48 437 ये राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है। वर्तमान में ये जनसंख्या लगभग 8 करोड़ के आसपास पहुंच गई होगी। संभावित 2021 के अंदर संभावना 7.93 करोड़ की है, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, तो संभवतः 8 करोड़ के आसपास या 8 करोड़ क्रॉस कर गई है राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान की ऑल ओवर जनसंख्या है 6.85। क्योंकि शहरीकरण के अंदर आपको मेन फोकस जो है वो जनसंख्या के कई सारे आंकड़े मिलेंगे, और उसके अलावा जो है वो अपने को कई सारे बाल लिंगानुपात है, बाल जनसंख्या की बात करेंगे, शहरीकरण की बात करेंगे। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछे जाते हैं, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर। तब बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमारे नोट्स में से किसी किताब में से भी नहीं है। इस वजह से आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि जनसंख्या के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आते हैं वो आपके यहाँ इको सर्वे से पूछे जाते हैं। तो टोटल जनसंख्या पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी है। राजस्थान में 2001 में राजस्थान की कुल शहरी जनसंख्या कितनी थी, 132 लाख थी, और जिसके अंदर 70 लाख पुरुष थे और 62 लाख क्या थी, महिलाएं थी। लेकिन 2031 के अंदर 242 लाख हो जाएंगे, जिसमें 126 लाख जो है वो आपके पुरुष और महिलाएं 116 लाख होने की संभावना है। कहीं एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। राजस्थान की शहरी जनसंख्या जो है वो कितनी है, लाख के अंदर। ठीक है, लाख के अंदर कितनी है राजस्थान की शहरी जनसंख्या। यहाँ पर देखिए एक करेक्शन करना है आपके, यहाँ पर है महिलाएं यानी कि फीमेल, यहाँ पर है आपके पुरुष यानी कि मेल, और यहाँ पर आएगा आपके टोटल यानी कि महिलाएं, पुरुष और आपके कुल आएगा। चूंकि आपके जो है वो उसमें लिखा हुआ है महिला लिखा हुआ है, पुरुष लिखा हुआ, फिर महिला लिखा हुआ किताब में, तो ये महिला की जगह आपको करेक्शन करके टोटल कर लेना है, कुल कर लेना है। ठीक है, राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो महिलाएं जो है वो शहरी क्षेत्र के अंदर कितनी है 2011 के अनुसार, तो यह आपके लिए एक आंकड़ा है जो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्र में 81 लाख महिलाएं रह रही है। कितनी, 81 लाख। वहीं पुरुष कितने रह रहे हैं, 89 लाख पुरुष रह रहे हैं, और टोटल 170 लाख जो है वो आपके जनसंख्या है। इसका मतलब राजस्थान की शहरी जनसंख्या कितनी है वर्तमान समय में, 1.70 करोड़। 1.70 करोड़ जो है वो राजस्थान के अंदर कौन निवास कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र की जनसंख्या है 1.70 करोड़, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसी के बाद में अगर आप नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है बच्चों की जनसंख्या 0 से 6, तो 0 से 6 यहाँ पर है, 0 से 6 वर्ष की बात हो रही है। और बच्चों की जनसंख्या जिसको हम बाल जनसंख्या के नाम से भी जानते हैं, जो कि 0 से 6 वर्ष के बीच में लिए जाते हैं। राजस्थान के अंदर बच्चों की जनसंख्या 2001 से 2011 के अंदर लगभग समान रही है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, 2011 के अंदर और 2001 में लगभग 52.39% के आसपास लड़के थे, और लड़कियों की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम होकर और 47.05% हुई है। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो लिंग अनुपात का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर सेक्स रेशो, यानी कि 1000 पुरुष के ऊपर कितनी महिलाएं उपस्थित है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है लिंग अनुपात। तो लिंग का अनुपात ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। राजस्थान का लिंग अनुपात की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात जो है राजस्थान का वो बेसिकली कहलाता है 1000 जो आपके मेल है उनके ऊपर कितनी फीमेल है, इसको कहा जाता है सेक्स रेशो या फिर आपके लिंगानुपात। ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर ऑल ओवर राजस्थान का 928 क्या है वर्तमान में लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुष के ऊपर राजस्थान में 928 महिलाएं वर्तमान में जो है वो आपको मिल जाती है। लेकिन राजस्थान में जब हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर शहरी क्षेत्र का जो लिंगानुपात है उस शहरी क्षेत्र के अंदर लिंगानुपात जो है वो 914 है, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र का भी यहां पर आप लिख सकते हैं साथ में, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है आपके 933। कितना है, 933।
तो राजस्थान के अंदर शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात क्या है, कम है, ग्रामीण क्षेत्र का क्या है, ज़्यादा है। तो 914 है आपका शहरी का, 933 है आपका ग्रामीण का। वहीं 2001 के अंदर, ये 2011 के आंकड़े हैं, 2001 के अंदर जो है वो 890 जो है वो शहरी क्षेत्र का क्या था आपका लिंगानुपात हुआ करता था। तो राजस्थान में 2011 के अनुसार शहरी लिंगानुपात 914 है, ग्रामीण है 933, 2001 के अनुसार 890 हुआ करता था। यानी कि निष्कर्ष यही निकलता है कि राजस्थान में शहरी क्षेत्र में 2001 से जब हम 2011 में जाते हैं तो लिंगानुपात के अंदर 24 महिलाएं जो है उनमें क्या होती है, वृद्धि जो है वो दर्ज की जाती है। यहाँ पर आपके सामने ग्रामीण और शहरी वाला बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, वैसे आप जो है ऊपर भी मैंने लिख दिया है। राजस्थान के अंदर स्पेशली आपको 2011 वाला जो है ये वाला आंकड़ा आपको याद रखना है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जहां 2001 में शहरी क्षेत्र में 890 था, वो बढ़कर कितना हो गया है आपके 914 हो गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो पहले 930 था वो बढ़कर कितना हो गया है आपका 933। यानी कि इसमें तो वृद्धि कितनी हुई है 24 की वृद्धि है, और इसमें कितनी वृद्धि होती है +3 की। यानी ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात जो है वो 3 बढ़ा है और शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात जो है वो 24 बढ़ा है। यानी कि काफ़ी बड़ी जो है वो वृद्धि हो रखी है, 8 तो 24, यानी कि शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 8 गुना है। यही भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये 24 हो जाएगा, इसमें आपके 3 की वृद्धि। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जो हैं वो जिले कौन से हैं? चूंकि यहाँ पर आपको केवल शहरी के ऊपर स्पेशली फोकस जो है वो रखा गया है, तो शहरी क्षेत्र के अंदर ध्यान रखना है सर्वाधिक और न्यूनतम, लेकिन क्या शहरी लिंगानुपात। तो शहरी लिंगानुपात अपन जब पढ़ते हैं लिंगानुपात, तो हम यही पढ़ते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात तो आपके डूंगरपुर, आपके राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ इनका है, डूरापा, प्रताप अपन याद रखते हैं। या फिर राजस्थान के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात है धौल, जैसल, करो, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, ये याद रखते हैं। ऑल ओवर राजस्थान का याद रखते हैं। या तो अपन बाल लिंगानुपात भी याद नहीं रखते हैं ना, अपन ये याद रखते हैं शहरी के अंदर किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इको सर्वे के अंदर थोड़ा सा ये डिटेल में दिया हुआ है कि शहरी क्षेत्र में भी कौन से वो जिले हैं जिनका लिंगानुपात ज़्यादा है, कौन से वो है जिनका कम है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो है वो शहरी लिंगानुपात वाले जिले, और राजस्थान में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान में शहरी लिंगानुपात किसका है, टोंक का है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जो है वो आपके टोंक का है, और सर्वाधिक ग्रामीण जो है वो आपके पाली का है। तो आपको ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये 3 जिले तो जरूर याद रखना है। टोंक का सबसे ज्यादा है 985, फिर बांसवाड़ा का है आपका 964, फिर आपके प्रतापगढ़ का आता है 963, फिर आपके डूंगरपुर का है 951, और फिर राजसमंद का है 948। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये 3 जरूर याद रखना है आपको, ठीक है साहब। इसी प्रकार से राजस्थान में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात किसका है, तो सबसे कम जो लिंगानुपात है न्यूनतम आपका शहरी क्षेत्र का, वो जैसलमेर का है 807, उसके ज़्यादा है आपके धौलपुर का 864, फिर आता है आपका अलवर का 872, फिर है गंगानगर 878, फिर है भरतपुर 887। इसमें भी ये 3 जरूर याद रखना है, बाकी याद रहे कि नहीं रहे। तो राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात जो है वो हमने यहाँ पर देख लिया है। तो यहाँ तक हमने बच्चों की जनसंख्या की बात करी थी। फिर हमने नया टॉपिक स्टार्ट हुआ लिंगानुपात, जिसमें अपने राजस्थान का ऑल ओवर लिंगानुपात 928 हो जाएगा, शहरी क्षेत्र का हो जाएगा 914, ग्रामीण क्षेत्र का हो जाएगा 933। फिर हमने शहरी क्षेत्र में भी सर्वाधिक कौन कौन से 3 जिले हैं, तो टोंक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, और आपके शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 3 कौन कौन से हैं, जैसलमेर, धौलपुर और अलवर आ जाता है। अभी हम बात करेंगे बाल लिंगानुपात की, यानी कि जो 0 से 6 वर्ष के बीच में राजस्थान की जो चिल्लर पार्टी है, जो बच्चे हैं, उन बच्चों का लिंगानुपात कितना है। यानी कि 0 से 6 वर्ष की लड़कियों के ऊपर 1000 लड़कियों के ऊपर कितने लड़के जो है वो आपके उपस्थित है राजस्थान में, उसको कहेंगे हम बाल लिंगानुपात। तो राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो 2001 से जब हम 2011 में जाते हैं तो हमें गिरावट जो है वो प्राप्त होती है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शहरी क्षेत्र की तुलना में जो है वो अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। अब एक चीज याद रखना है, ऑल ओवर राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है, 888 है। यानी कि जिस प्रकार से हमने देखा था कि 928 जो है वो ऑल ओवर राजस्थान का लिंगानुपात है, लेकिन शहरी क्षेत्र का 914 है और ग्रामीण क्षेत्र का 933 है। सेम उसी प्रकार से बाल लिंगानुपात ऑल ओवर 888 है, लेकिन जब हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर शहरी क्षेत्र का जो आपके लिंगानुपात आता है 0 से 6 का, वो आता है 874 लड़कियां 1000 लड़कों के ऊपर, और ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात की तो वो आता है 892। तो 874 और 892 ऑल ओवर कितना है, 888। तो तीनों चीजें याद रखनी है। राजस्थान का ऑल ओवर बाल लिंगानुपात 888 है, राजस्थान का शहरी क्षेत्र का बाल लिंगानुपात 874 है, राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र का बाल लिंगानुपात 892 है। यह आपको यहां से 3 चीजें याद रखनी है।
अब वापिस वही चीज़ आती है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक किन किन जिलों का जो है वो आपके बाल लिंगानुपात है और न्यूनतम किसका। तो सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात की हम स्पेशली बात करेंगे, जिसमें सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों की आपके सामने टेबल बनाई हुई है, लेकिन काम में कौन से आएंगे, टॉप 3 वाले आएंगे। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र का बाल लिंगानुपात कौन से जिले का है, नागौर का है 907। उससे कम किसका है, बीकानेर का है 906। फिर उससे कम है भीलवाड़ा 904। फिर है आपके 12 901 और फिर चूरू है 899। टॉप 3 याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है भाई। नागौर का सबसे ज़्यादा है, फिर बीकानेर है और फिर भीलवाड़ा है। जब बात आती है आपके न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात की, तो सबसे कम किसका है, धौलपुर का है 841। फिर उससे ज़्यादा किसका है, गंगानगर का है 842। फिर है आपका दौसा का 847 और फिर आता है आपके अलवर 851। फिर आता है भरतपुर 852। टॉप 3 याद रख लेना। तो राजस्थान में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात किसका है, टोंक बांसवाड़ा प्रतापगढ़। न्यूनतम शहरी क्षेत्र का किसका है, जैसलमेर धौलपुर अलवर। लेकिन जब बाल लिंगानुपात की बात आएगी, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात जो है वो किसका है, नागौर बीकानेर और भीलवाड़ा। न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात किसका है, धौलपुर गंगानगर और दौसा की बात आ जाती है। अगली चीज आती है आपके साक्षरता दर। 1961 से राजस्थान में लगातार जो है वो साक्षरता दर बढ़ी जा रही है। साक्षरता दर का मतलब या फिर साक्षर किसको कहते हैं, तो साक्षर या फिर आपके लिटरेसी रेट या फिर साक्षरता दर जो है वो सीधी सी बात यह है कि किसी भी राज्य के अंदर जो है जितने लोग निवास कर रहे हैं उनमें से कितने लोगों को अपने नाम जो है वो लिखना और पढ़ना आता है, उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है एक प्रकार से सरकार की नज़र के अंदर। तो उसके हिसाब से जो अपना परसेंटेज है, जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर कुल राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, और 2011 की ही हम बात करेंगे, 2001 वाली हमें नहीं पूछी जाएगी। तो 2011 के हिसाब से अगर हम देखें तो कुल साक्षरता दर राजस्थान की टोटल जो है वो कितनी है, 66.11 है। इसी प्रकार से तो आपके शहरी क्षेत्र की यानी कि आपके अर्बन एरिया की जो है वो कितनी है, वो है 79.7 यानी कि 70। और फिर आपके आता है रूरल एरिया, तो रूरल या फिर ग्रामीण क्षेत्र की जो है वो कितनी है, 61.40। तो तीनों याद रखनी है आपको। राजस्थान के अंदर जो है वो आपके साक्षरता दर की जब हम बात करें तो टोटल साक्षरता दर है हमारी 66.11%, शहरी क्षेत्र की है 79.7%, ग्रामीण क्षेत्र की कितनी है 61.40%। आपको कई बार एग्जाम के अंदर ये शहरी क्षेत्र, अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था राजस्थान में शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर कितनी है, तो 79.7% है, ठीक है ना। ग्रामीण की है 61.40% और ऑल ओवर है 66.11%। राजस्थान में साक्षरता दर सभी क्षेत्रवार जो है वो आपके क्या हुई है, वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र के अंदर साक्षरता दर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक है, ये हमें हमेशा से ही पता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में सुख सुविधाएं अच्छी खासी है, यानी कि वहाँ पर आधारभूत संरचना जो है उसका विकास अच्छा है। इस वजह से जो है वो आसानी से क्या हो जाता है, हमें यहाँ पर जो है वो शिक्षा प्राप्त हो जाती है। 2001 से 2011 के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर जो है वो शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक वृद्धि दर रही है, वो सीधी सी बात है। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जो शहरी साक्षर वाले जिले हैं उनकी अगर हम बात करें तो सर्वाधिक शहरी साक्षर जिले और न्यूनतम शहरी साक्षर जिलों की बात करें तो राजस्थान के अंदर शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो साक्षर जिले हैं उसमें सबसे ऊपर है आपका उदयपुर जो है 87.5%, यानी कि उदयपुर के शहरी क्षेत्र के सभी लोगों में से 87.5% लोग साक्षर है। बांसवाड़ा की अगर हम बात करें तो इसमें है 85.2, प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें तो इसमें 84.8, फिर डूंगरपुर के अंदर है 84.4, फिर आपके अजमेर में है 83.9। इसी प्रकार से न्यूनतम के अंदर शहरी क्षेत्र के लोग सबसे कम साक्षर कहाँ के हैं, नागौर के हैं, और नागौर के कितने हैं, केवल 70.6% है। जालोर के दूसरे नंबर पर है 71.1, फिर है आपका चूरू जहाँ के हैं 72.6, फिर है आपका धौलपुर 72.7 और फिर है आपका करौली 72.8। ये आपके घटता हुआ क्रम है, इसमें भी आपको टॉप 3 याद रखने हैं। शहरी साक्षरता दर सर्वाधिक किस किस की है और न्यूनतम किस किस की, क्योंकि यहाँ पर हम शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं इसलिए आपके सामने राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले जो है वो निकल कर आ जाते हैं। अब आपके सामने एक आंकड़ा दिया गया है जिसमें बताया है कि राजस्थान के अंदर जो है वो आपके राजस्थान के अंदर जो है वो 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं, यानी कि ऐसे कितने शहर हैं जिनकी जनसंख्या क्या हो, 1 लाख प्लस हो। तो 1 लाख प्लस सिटीज की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही है। जयपुर शहर की जनसंख्या है 30.46 लाख, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी शहर की। दूसरे नंबर पर जोधपुर है 11.38 लाख, फिर कोटा है आपके 10.02 लाख, फिर बीकानेर है आपका 6.44 लाख,
और बांसवाड़ा ऐसा है जिसकी सबसे कम, ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, राजस्थान का ऐसा शहर जिसके अंदर शहर की जनसंख्या सबसे कम है वो है बांसवाड़ा, 1.01 लाख है, जहां पर सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर के रूप में ये माना जाता है। राजस्थान के अंदर न्यूनतम शहरीकृत जिले, और यहाँ पर है राजस्थान के अंदर जो है वो स्थानिक परिवर्तन, जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक शहरीकृत जिलों की हम बात करेंगे। अब दोनों चीज़ों के एक प्रकार से आप समझिए कि किस प्रकार से यहाँ पर बात हो रही है। पहले आप इसको समझिए, आपके इसमें भी दिया हुआ है, पहले आप इसको समझेंगे तो चीज़ को समझ आए। देखिए राजस्थान के अंदर जो है वो सर्वाधिक शहरीकृत जिले कौन कौन से हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि किसी जिले के अंदर कुल जनसंख्या है उसमें से सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से जनसंख्या शहरी जो है वो कहाँ की है, तो कोटा जिले की कुल जनसंख्या का जो है वो आपके 60.31% जो है वो कोटा की क्या है, शहरी क्षेत्र में निवास करती है। दूसरे नंबर पर जयपुर आता है कोटा के बाद में 52.40%, फिर अजमेर आता है 40.08, फिर जोधपुर आता है आपके 34.30, फिर आपके बीकानेर आता है 33.86। तो राजस्थान के टॉप 3 वो जिले जिनकी कुल जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में निवास करती है, कोटा, जयपुर और फिर आता है अजमेर। लेकिन राजस्थान के सबसे न्यूनतम शहरीकृत जिले जो है वो कौन से हैं, न्यूनतम शहरीकृत जिले, ये इसके बाद में ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो न्यूनतम के अंदर डूंगरपुर की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो उसका केवल 6.39% ही शहरीकृत है। वहीं बाड़मेर जो है ये दूसरे नंबर पर है 6.98, फिर बांसवाड़ा की बात आती है 7.10, फिर आपके प्रतापगढ़ की बात आती है 8.27। यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा शहरीकृत जिला कौन सा है, कोटा है, 60% जनसंख्या वहाँ की शहरी क्षेत्र की है। और सबसे कम डूंगरपुर है जहाँ की केवल 6% जनसंख्या शहरी क्षेत्र की जो है वो जनसंख्या आती है। राजस्थान के अंदर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के अंदर जो पलायन हुआ है, उस पलायन की अगर हम बात करें तो उसमें मुख्यतः जो कारण है वो पुरुषों का कारण तो है रोजगार या फिर काम, और महिलाओं का जो कारण है वो कारण है विवाह। शादी के बाद में महिलाएं सिटी में चली जाती है। भारत के अंदर जो है वो आपके पुरुषों का अगर हम बात करें तो 45.05% क्या है, पलायन है, वहीं महिलाओं का 51.80% है। और राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो 49.16% तो है आपके पुरुषों का, और 59 पॉइंट जो है 49 है, ये है 59.11% जो कि है आपके महिलाओं का पलायन। इस प्रकार से भारत का जो टोटल पलायन है उसका राजस्थान के जो है वो हिस्सा कितना है, तो भारत के कुल पलायन का जो है वो राजस्थान के अंदर 4% है। यानी कि भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में मान लो अगर 100 लोग जा रहे हैं तो उस कंडीशन में राजस्थान से जो है वो 4 लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है, आपके पलायन जो है वो हो रहा है। ये आपको चीज़ इसके अंतर्गत याद रखनी है। अगला आता है राजस्थान के अंदर शहरी आवासों की स्थिति, यानी कि राजस्थान के अंदर जो आपके शहरी क्षेत्र के अंदर रहने लायक जो मकान है उनकी क्या स्थिति है। तो अच्छी स्थिति के अंदर मकान जो है वो राजस्थान में 69 है, जबकि भारत में 68 ही है। केवल रहने योग्य है वो 29 है, यहाँ पर भी 29 है। और जीर्ण शीर्ण की कंडीशन के अंदर यहाँ पर 2% है, यहाँ पर 3%। तो 1% जो है वो यहीं पर ही बढ़ा हुआ है और यहाँ पर 1% जो है वो कम हो रखा है, ये आप देख सकते हो। बाकी यहाँ से प्रश्न आने की थोड़ी सी संभावना जो है वो कम होती है। अगला आपके लिखा हुआ है राजस्थान के अंदर झुग्गी जो बस्ती है उसके निवासी। झुग्गी बस्तियों जो है उनमें राजस्थान की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत रह रहा है, 12.13% राजस्थान का जो है वो झुग्गी बस्तियों में रहता है। लगभग 20,68,000 ऐसी जनसंख्या है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो झुग्गी बस्तियां है ये जयपुर में है, फिर जोधपुर में है और फिर बीकानेर में है। और प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में सबसे ज्यादा झुग्गी बस्तियां जो है वो कहाँ पर है, वो है पीलीभंगा के अंदर जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है। 74.53% वहाँ की जो है वो आपके जनसंख्या के अंदर झुग्गी बस्तियों वाले ज्यादा है। राजस्थान के अंदर शहरी विकास की हम बात करेंगे। अब यहाँ से कुछ हमारे जो है वो योजनाएं वगैरह या फिर कुछ प्लान वगैरह या फिर कुछ जो है वो संस्थाएं वगैरह यहाँ से आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे कि हम शहरी क्षेत्र के अंतिम छोर की तरफ जा रहे हैं। राजस्थान में शहरी विकास के अंदर सबसे पहला आता है राजस्थान का जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो शुरुआत है या फिर पहला फेज जो है वो इसका 3 जून 2015 को शुरू होता है। इसलिए जयपुर मेट्रो की शुरुआत जो है वो 3 जून 2015 मानी जाती है। क्योंकि जयपुर मेट्रो जो है ये 2 फेज में चलाया गया था, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। लेकिन फिर फेज फर्स्ट को इन्होंने अलग अलग भागों में बांट दिया। अगर आप देखेंगे तो किताब में भी अपने क्लियरली लिखा हुआ है। एक है फेज 1A,
तो फर्स्ट को भी इन्होंने, दो फेज थे, दो में से फर्स्ट फेज को इन्होंने अलग अलग भागों में बांटा। फेज फर्स्ट ए कर दिया, फिर फर्स्ट बी कर दिया, फिर फर्स्ट सी कर दिया, और अभी एक लेटेस्ट में फर्स्ट डी और आ गया है। तो पहला जो भाग है या फिर पहला जो इसका फेज है उसके भी 4 छोटे छोटे चरण कर दिए। और इन चारों में जो पहले का जो फर्स्ट वाला जो भाग चला था जिसको हमने फर्स्ट ए कहा था, जो कि आपके कहां से कहां तक है, मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक ये चलता है, जो कि 3 जून 2015 को स्टार्ट होता है। इसीलिए जयपुर मेट्रो की जो शुरुआत है वो 3 जून 2015 से मानी जाती है। यह पूर्णतः राज्य सरकार के द्वारा जो है वो आपके पोषित जो है वो कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। फिर 1B की अगर हम बात करें तो ये इसी चांदपोल से आगे चलता है और बड़ी चौपड़ तक जाता है। चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक जाता है, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2020 को होती है। और इसके अंदर जो सहयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है, एक बार मैं इनको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। फेज 1A की बात आ गई है, यहाँ पर फेज 1B की हम बात करेंगे, यहाँ पर फेज 1C की हम बात करेंगे, यहाँ पर हम फेज 1D की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1A मानसरोवर से चांदपोल है, 3 जून 2015 को शुरू हुआ है। पूर्णतः जो है वो किसका है, राज्य सरकार का है। यहाँ पर फेज 1B जो है वो चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक है, जो कि 23 सितंबर 2020 को चलता है। और इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जो है, एशियाई विकास बैंक, उसके सहयोग से जो है वो फेज 1B शुरू किया जाता है। फेज 1C जो है वो इसी बड़ी चौपड़ से आगे जाता है और बड़ी चौपड़ से लेकर ये ट्रांसपोर्ट नगर तक जो है वो जाता है। लेकिन वर्तमान में ये आपके चांदपोल जो है वहाँ तक ही सीमित है, क्योंकि अगला वाला फेज 1C जो है वो बना नहीं है। तो चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक जो है ये आपके वर्तमान में जा रहा है। और बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर यानी कि 1C के लिए जो है वो आपके दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा इसके लिए DPR जो है वो तैयार की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा ही इसमें वित्त पोषित होने वाली है। पिछले से पिछले बजट के अंदर घोषणा की गई थी किसकी, आपके फेज 1D की। और फेज 1D जो है वो इस मानसरोवर से पीछे की तरफ आएगा, जहाँ पर अजमेर से जाने वाली जो बसें जाकर रुकती है, जिसको आप एक प्रकार से क्या कहते हैं, 200 फीट बाईपास कहते हैं। उस 200 फीट बाईपास के पास में ये जाएगा, यानी कि मानसरोवर से लेकर 200 फीट बाईपास रोड जो अजमेर वाली बसें जाकर जहां पर रुकती है उस तक जो है वो इसको बढ़ाया जाएगा, यानी कि पीछे से बढ़ाया जाएगा। जो मानसरोवर है वहां से 200 फीट तक लाएंगे, उसको 1D के नाम से कहा गया। ये भी आपके दिल्ली मेट्रो रेल के द्वारा ही होगा, कार्य प्रगति पर है और वित्त पोषित राजस्थान सरकार का है। ये इसके पेज फर्स्ट के अंदर पहले चरण के अंदर या फिर आपके फर्स्ट फेज के अंदर 4 अलग अलग पार्ट थे, A, B, C और D। उसके बाद में आता है आपके इसका फेज 2। और फेज 2 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। फेज 2 जो है, इस फेज 2 के अंदर क्या किया गया है, तो फेज 2 के अंदर जो है वो आपके ये होगा सीतापुरा से लेकर आपके विद्याधर नगर तक। क्योंकि ये विद्याधर नगर तक तो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई भी अता पता नहीं है कि ये इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। और इसमें टोटल 23.50 यानी कि 23.5 किलोमीटर होने वाला है, जिसमें आपके भारत सरकार देगी 50% और राजस्थान सरकार देगी 50%। इस प्रकार से फेज 2 जो है वो कंप्लीट किया जाने वाला है। ये आपके जयपुर मेट्रो की बात आ जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें अगली नगर नियोजन विभाग जिसके द्वारा मास्टर प्लान बनाए जाते हैं। मास्टर प्लान बेसिकली किसी भी सिटीज के अंदर बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए जो है वो आपके बनाए जाते हैं, और किसी भी शहर के अंदर लगभग 20 वर्षों के लिए जो है वो कानूनी संरचनाओं के अंतर्गत विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत, यानी कि 20 साल तक इस प्रकार की कोई संरचना बनाई जाए जिससे कि कोई कानूनी समस्या नहीं हो, इसके लिए एक मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, 300 नगरीय निकायों के अंदर 194 शहरों के अंदर मास्टर प्लान आयोजित किए जा चुके हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेशनल कैपिटल रीजन NCR किसको कहते हैं भाई, जो राजस्थान अपने भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली के आसपास का वो क्षेत्र जहां पर जो है वो आपके, चूंकि देखिए दिल्ली तो बहुत छोटी सी जगह है, नई दिल्ली तो बहुत छोटी सी है। अब विदेशी जो कंपनी आएगी वो तो हमारी राजधानी में ही आकर रहना चाहेगी, और जितने नेता वगैरह हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग हैं, वो सब लोग उसी राजधानी क्षेत्र में ही घुसना चाहेंगे। तो राजधानी तो छोटी सी है, वहां पर तो रह नहीं सकते। तो सरकार ने क्या किया, उस जो कैपिटल है हमारी, उस कैपिटल के आसपास का क्या बना दिया, एक प्रकार से नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया। तो दिल्ली तो यहां पर रह गई, उस दिल्ली के आसपास ही जैसे कि यूपी है, जैसे कि आपके हरियाणा है, जैसे कि आपके राजस्थान है, ठीक है ना, जैसे कि आपके MP है, इस क्षेत्रों के अंदर भी जो है वो इस आपके कैपिटल जो रीजन है या फिर कैपिटल का जो क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से इसको फैला दिया। और इसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर राजस्थान के पहले 2 जिले आते थे, एक था अलवर और एक था भरतपुर। क्योंकि राजस्थान में अब
41 जिले हो गए हैं और इकोनॉमिक सर्वे में भी जो है वो अपडेट करके दे दिया गया है। और इन्होंने कहा है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान समय में जो है वो एनसीआर में कौन कौन से जिले आते हैं। तो भाई दिल्ली अलवर और जो आपके भरतपुर है, ये तो पहले भी था, ये तो अब भी है, लेकिन अलवर और भरतपुर से ही अलग करके छोटे छोटे जिले बने हैं। भरतपुर और अलवर तो हो ही गया, खेरतल तिजारा जो है वो इसमें आ जाएगा, कोटपुतली बहरोड इसमें आ जाएगा और डीग इसमें आ जाएगा। तो राजस्थान के वर्तमान में एनसीआर के अंदर कितने जिले हैं? 41 के अनुसार 5 जिले जो है वो एनसीआर के अंदर राजस्थान के शामिल है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सामने लिखी हुई है, कोटा और जयपुर को एनसीआर जो है आपके काउंट मैग्नेट के नाम से जो है वो आपके विकसित किया जाएगा। अब ये क्या है भाई, सारे के सारे लोग अगर इस एनसीआर में रहेंगे तो एक ही जगह पर सारी की सारी जो है वो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो सरकार ये चाहती है, एनसीआर में लोग आकर क्यों रहना चाहते हैं? सुख सुविधाओं की वजह से। तो सरकार ये चाहती है कि जो सुविधाएं हम यहाँ पर दे रही है वही सुविधाएं यहाँ से 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर किसी शहर के अंदर देंगे, जिससे कि ये लोग यहाँ पर नहीं आकर और उन आपके एरियाज, उन सिटीज की तरफ क्या हो जाए, यहाँ से विस्थापित हो जाए। तो राजस्थान के अंदर भी 2 ऐसे शहर हैं जिनको काउंटर मैग्नेट के रूप में विकसित किया जा रहा है, एनसीआर काउंटर मैग्नेट के रूप में। और उनके अंदर कौन कौन से आते हैं? एक है आपका कोटा शहर और एक है आपका जयपुर शहर। इन दोनों को एनसीआर के काउंट मैग्नेट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय, यानी कि जो एनसीआर में आएंगे उनके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड जो है वो आपके संचालित किया गया है। इसके अंतर्गत जो है इसके संचालन जो है वो किया गया है और ये बोर्ड जो है वो 2041 तक चलने वाला है, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वायत्त शासन आपके स्वायत्त राजस्थान आवासन मंडल की बात करेंगे, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की बात करेंगे। एक तो इसकी स्थापना जरूर याद रखना है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है ये 24 फरवरी 1970 के दिन स्थापित होता है। एक प्रकार का स्वायत्त निकाय है और आरएचबी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का मुख्य प्रकार से काम क्या है? सरकारी जो आवास है उनका निर्माण करना, सरकारी आवास तो है उन आवास का क्या करना, निर्माण करना और उनको फिर बाद में बेचना करना। ये सारा का सारा काम किसका है? राजस्थान आपके हाउसिंग बोर्ड का जो है वो काम आता है। तो आरएचबी आप इसके अंदर याद रखना है। अगला ये आपके आता है राजस्थान के अंदर जो है वो आपके स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग से पहले जो है वो एक चीज आप थोड़ी सी देख सकते हैं, विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसी के ही, चलो ये देख लीजिए, इसी के साथ में मैं आपको बता दूंगा। राजस्थान के अंदर देखिए सबसे पहले अपन स्वायत्त शासन विभाग की बात करते हैं, जो शहरी क्षेत्र के अंदर काम करता है। स्वायत्त शासन विभाग जो है ये स्पेशली कौन से एरिया के लिए है? शहरी क्षेत्र में विकास कार्य के लिए जो विभाग है उसका नाम है स्वायत्त शासन विभाग। और स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है आपके दीनदयाल अंत्योदय योजना। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से ये जानी जाती थी पहले, इसी को ही दीनदयाल अंत्योदय योजना कहा गया है। और यह पहले से चलने वाली योजना स्वर्ण जयंती आपके शहरी रोजगार योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इन दोनों को एक साथ सम्मिलित करके और आपके 24 सितंबर 2013 के दिन जो है वो शुरुआत होती है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि पहले कहलाती है या फिर इसी के अंतर्गत नाम कह सकते हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत। ये राजस्थान के अंदर जो है वो आपके 213 नगरीय निकाय के अंदर जो है वो लागू हो रखी है वर्तमान में। इसके प्रमुख घटक की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, घटक याद रखना है। एक तो शहरी क्षेत्र में समता निर्माण करना है, प्रशिक्षण का काम देना है, शहरी बेघर को आश्रय देना है, स्वरोजगार के कार्यक्रम है, नव प्रवर्तन और विशेष परियोजनाएं जो हैं वो इसके अंतर्गत की जाएगी। ये इसके अंदर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये काम जो है वो इसमें किया गया है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में अगर हम शहरी निकाय 213 है, अगर अपन विकास प्राधिकरण की बात करें, किसकी? विकास प्राधिकरण की बात करें, जिसको अपन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एडीए या फिर जेडीए वगैरह आती है। तो विकास प्राधिकरण राजस्थान के अंदर वर्तमान में 5 विकास प्राधिकरण है और प्लस 2 को मंजूरी मिल चुकी है। और चूंकि वर्तमान में 7 संभाग है तो 7 संभाग के हिसाब से आपको याद रखना है, 5 संभाग मुख्यालय पर पहले से है, 5 के ऊपर पहले से है। ठीक है, 4 और 5 के ऊपर पहले से और 2 के ऊपर जो है वो अभी अभी घोषणा हुई है। घोषणा होने वाले कौन कौन से हैं? एक तो है आपका बीकानेर, एक तो कौन सा है? बीकानेर, और एक कौन सा है आपका? भरतपुर। यहाँ 2 जगह पर विकास प्राधिकरण की घोषणा हुई है। 5 जगह पर कहाँ पर है? एक तो है जयपुर में जेडीए, एक है आपका जोधपुर के अंदर, एक है आपका अजमेर के अंदर, एक है आपका अजमेर में, एक है आपका कोटा में और एक है आपका उदयपुर में। तो राजस्थान के 5 जो है संभाग मुख्यालय, वहां पर 5 प्राधिकरण काम कर रहे हैं। 2 जो है वो बीकानेर और भरतपुर के अंदर घोषणा हो रखी है। ठीक है, ये आप विकास प्राधिकरण याद रख सकते हो।
अगला आता है आपके राजस्थान में छोटे मध्यम जो कस्बे हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो कि कस्बे के रूप में विकसित है, बड़े सिटीज के रूप में नहीं है, वहां पर शहरी आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए एक योजना शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आपके आधारभूत सुविधाएं शहरी गरीबों को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जो है वो शुरू की जाती है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंदर चयनित जो शहर है या फिर कस्बे हैं उनको छोड़कर बाकी सभी शहर और कस्बों के अंदर लागू की जाएगी। नोडल एजेंसी के रूप में इसमें राजस्थान शहरी जो पेयजल है, सीवरेज आधारभूत निगम है, उसके द्वारा इसमें काम किया जाएगा। यहाँ पर जो एक प्रकार से पैसा है वो इसके अंदर राशि कैसे ली जाएगी, तो राशि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। केंद्र सरकार इसमें देगी 60 रुपए, ठीक है साहब। 20 रुपए कौन देगी, राज्य सरकार। और 20 रुपए कौन देगी, 20 रुपए वो वाला निकाय देगा जिसके अंदर ये काम होने वाला है। जैसे कि कहीं पे छोटी छोटी नगर पालिकाएं हैं तो नगर पालिका खुद देगी 20 रुपए, 20 राज्य देगा और 60 जो है वो केंद्र देगा। इस प्रकार से आपके छोटे और जो मध्यम कस्बे हैं वहां पर आधारभूत विकास जो है वो किया जाएगा शहरी क्षेत्र के रूप में। अगला आता है आपके राजीव आवास योजना, RAY, राय के नाम से आप याद रख सकते हो। जून 2011 के दिन ये योजना शुरू होती है। योजना जैसे कि अभी PM आवास योजना चल रही है, उसी PM आवास योजना का ही पुराना एक प्रकार से नाम जान सकते हो, या फिर उसी योजना का एक पुराना जो है वो रूप मान सकते हो आप, जिसको राजीव आवास योजना कहते थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि शहरी जो क्षेत्र है उनको स्लम यानी कि जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनसे मुक्त बनाना है, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके लिए यही था कि भारत के द्वारा जो है भारत सरकार के द्वारा सबके लिए आवास जो है वो स्टार्ट करेंगे। राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड 25 अगस्त 2021 के दिन इसका सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट किया गया था इस फंड का, ठीक है ना, वो इतना कोई काम का नहीं। एक आता है स्मार्ट सिटीज़, ये इंपॉर्टेंट है। जब मोदी जी आए थे तब कहा था कि भारत को स्मार्ट सिटी बना देंगे, भारत को पूरा का पूरा स्मार्ट भारत बना देंगे, और उसी के लिए इन्होंने जून 2015 के अंदर भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो शुरू किया गया, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया कि हम हर 5 वर्ष की अवधि के अंदर जो है वो आपको क्या करेंगे, 100 शहरों का चयन करेंगे। तो 5 वर्ष की अवधि में 100 शहरों को हम चयन करेंगे और प्रत्येक शहर के ऊपर हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। कितने रुपए, 100 करोड़ रुपए हर शहर के ऊपर हम हर साल खर्च करेंगे। तो हर साल हर शहर के ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 5 साल के अंदर जो है वो हम 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो राजस्थान के इसके अंदर 4 शहर लिए गए भाई, जिनको आप याद रख सकते हो, KAJU, काजू के नाम से याद रख सकते हो, कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। ये 4 सिटीज, 4 शहर जो है वो राजस्थान के स्मार्ट सिटीज के अंदर जो है वो शामिल किए जाते हैं। आगे अपन चलते हैं। अगला आता है आपका LED लाइट परियोजना। LED लाइट परियोजना ये इतना कोई खास नहीं है। राजस्थान सरकार ने ये कहा कि भाई जो आपकी गलियां हैं, जो स्ट्रीट है, उन स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर जो है वो ऊर्जा की हम बचत कर सकते हैं। वहां पर हम एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट के तहत जो LED लाइट है वो हम इसके अंतर्गत लगाएंगे। अगला आता है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन आप सभी को पता है मोदी जी का है, जो कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, लेकिन शहरी क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई और इसमें कहा गया कि भाई हम शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाएंगे, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाएंगे। तो राजस्थान के सारे के सारे जो स्थानीय निकाय है वो ODF हो चुके हैं। अक्टूबर 2021 के अंदर स्वच्छ भारत मिशन जो है इसका आपका दूसरा फेज स्टार्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, अभी EORO के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो जिसको हम कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, ये आपका कब शुरू होता है, अक्टूबर 2021 में होता है, जो कि कब तक चलेगा, 2 अक्टूबर 2026 तक ये चलने वाला है। ये दोनों ही चीजें इसमें क्या होती है, आपके इंपॉर्टेंट रूप से आती है, जिनको आपको याद रखना है। आगे आता है अपने राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि। बेसिकली ये राजस्थान के अंदर जो है वो आपके परिवहन जो है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अंदर जो है वो आधारभूत विकास के लिए जो है वो एक फंड, एक निधि बनाई गई है, जो कि 2011-12 के अंदर बनाई जाती है। 2011-12 में ये फंड आपके जो है बनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि राजस्थान के अंदर सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी और सुगम जो है वो शहरी यातायात प्रबंधन के लिए ये आपके फंड बनाया जाता है। एक योजना आती है जिसका नाम है, जो शहरी क्षेत्र के लिए स्पेशली रोजगार देने के लिए, जैसे कि आपका मनरेगा एक स्कीम चल रही है। उसके बाद में आपको पता हो तो मनरेगा के अंदर ही 25 दिन ऐड किए थे गहलोत जी ने, तब उसको नाम दे दिया मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और उसी के साथ में एक और योजना शुरू करी थी आपके गहलोत जी ने, जिसका नाम था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। बाद में उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है वो कर दिया जाता है। ये मुख्यतः वो योजना है जो कि राजस्थान के अंदर शहरी क्षेत्र के अंदर अकुशल मजदूरी के ऊपर क्या देती है, आपके रोजगार उपलब्ध करवाती है, जो कि 9 सितंबर 2022 के दिन इस योजना की शुरुआत होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्र के अंदर निवास कर रहे लोगों को परिवार जो है
उस परिवार के अंदर जो है वो पूरे परिवार को जो है वो एक साल के अंदर जो है वो आपके 125 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है। टोटल 125 दिन जो है वो आपके रोजगार दिया जाता है। और इसमें एक टारगेट ये भी है कि 80% से अधिक जो है वो महिलाएं इसमें लाभार्थी के अंदर रहती है और आयु जो है वो 18 से 60 वर्ष के आसपास रहती है और अकुशल श्रमिक के हिसाब से इसमें आपको मजदूरी दी जाती है। एक आती है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि क्रेडिट कार्ड की तरह शहरी क्षेत्र के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो ठेले वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, उन लोगों को सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो आपके 50,000 रुपये का जो है वो बिना किसी जो है वो आपके गारंटी के और बिना किसी ब्याज के जो है वो ऋण दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं आपके इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसी प्रकार से पीएम स्वनिधि योजना जो है वो भी शुरू की गई थी, वो भी इसी से ही थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है। एक योजना आती है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजना, जो कि RUIDP के नाम से जानी जाती है और इसका तीसरा चरण जो है उसमें राजस्थान के लगभग 12 शहर जो है उनको शामिल किया गया है। और इसका चौथा जो चरण है उसमें ट्रेंच फर्स्ट में राजस्थान के 14 शहर को शामिल किया गया है और ट्रेंच सेकंड में राजस्थान के 16 शहरों को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान के अंदर सीवरेज, जलापूर्ति, सौंदर्यीकरण, मल कीचड़ और कचरा जो प्रबंधन है, इस उद्देश्य से जो है ये सारा का सारा काम किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट जो है वो योजना आती है आपके शहरी क्षेत्र की, जो लास्ट योजना है, जिसका नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, परिवर्तन के लिए जो है वो आपके अमृत 2.0 के नाम से एक योजना शुरू की जाती है। जिस योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा आपके 1 अक्टूबर 2021 के दिन की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम जो है वो हर घर तक जो है वो नल उपलब्ध करवा देंगे। 2025-26 का इसमें टारगेट भी रखा गया था और इसी योजना के तहत जो है वो अमृत 2.0 जो है वो आपके इसका सेकंड फेज स्टार्ट किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। EORO के एग्जाम अभी हाल ही में हुआ था, उसके अंदर जो है वो ये प्रश्न भी आपके पूछा गया था कि इसमें जो पैसा है वो किस प्रकार से दिया जाएगा। तो इसमें कहा गया कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पैसे देंगे, लेकिन देंगे कैसे? अगर किसी शहर की आबादी 1 लाख से कम है तो उस कंडीशन में केंद्र राज्य दोनों 50-50% की साझेदारी रखेंगे। अगर 1 लाख से 10 लाख तक अगर शहरी आबादी है तो उस कंडीशन में 33.33 केंद्र देगा और 66.66 जो है वो राज्य देगा। अगर 10 लाख से अधिक आबादी है किसी शहर की तो केंद्र 25% देगा और राज्य जो है वो 75% देने वाला है। और इसमें एक चीज ये भी थी कि राज्य जो भी पैसा देगा उसमें टोटल पैसा का 10% जो है, ये इंपॉर्टेंट है, 10% जो है वो संबंधित नगर निकाय देगा। राज्य के हिस्से के जो है उसमें 10% जो है वो नगर निकाय देने वाला है। अब इसमें काम कौन कौन से होंगे? काम जो है वो इसके अंदर शहरी क्षेत्र में नलकूप और हेडपंप का काम होगा, शहरी क्षेत्र में जल प्रदाय और सीवरेज का काम होगा, पेयजल आपूर्ति का काम होगा, ठीक है ना। ये इसके अंतर्गत मुख्य रूप से किए जाने वाले काम है। अमृत 2.0 एक महत्वपूर्ण जो है वो आपके योजना के रूप में भी जानी जाती है। अभी हम बात करेंगे, अगली आती है आपके ग्रामीण विकास और पंचायती राज, जो इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है। हमने पहला हिस्सा इसका कंप्लीट किया है जिसमें हमने शहरी क्षेत्र की स्पेशली क्या करी है, यहाँ पर बात करी है। अब हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण विकास और उसके साथ में पंचायती राज। तो पेज नंबर जो है वो 48 के ऊपर आप चले जाइए, वहां से आपके स्टार्ट होगा ग्रामीण विकास और पंचायती राज। राजस्थान जो सरकार है उसने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वो नियोजित विकास के लिए एकदम प्लान्ड जो है वो आपके डेवलपमेंट के लिए जो है वो 1 अप्रैल 1999 को राजस्थान के अंदर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अलग से स्थापना की गई थी। राजस्थान के अंदर एक संस्था आती है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है राजविका या फिर राजीविका के नाम से ये जानी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। क्योंकि राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार सृजन या फिर आजीविका के विकास के लिए काम करने वाली एक संस्था है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2010 के अंदर जो है वो एक स्वायत्त परिषद के रूप में इसकी स्थापना की गई। और ये ऐसी संस्था है जो कि 1958 के सोसाइटी पंजीकरण जो अधिनियम है उसके अंदर भी पंजीकृत है। इस राजीविका के जो अध्यक्ष होते हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट इसमें एक फैक्ट याद रखना है। और इससे आपके राजीविका के ऊपर प्रशासनिक जो नियंत्रण है वो ग्रामीण विकास जो विभाग है, उस ग्रामीण विकास विभाग के तहत जो है ये आपका क्या रहेगा, इसके प्रशासनिक जो नियंत्रण है वो रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के जो कार्यक्रम है उनको आपके क्रियान्वित करना, उनको चलाना, इसका मुख्य उद्देश्य आता है। ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब है यानी कि जो निर्धन है उनके लिए स्थायी वित्तीय और प्रभावी जो आपके संस्थानिक जो आधार है वो सृजित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सतत आजीविका के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना, लाभार्थियों की इसमें पहचान की जाती है और पहचान जनगणना जो होती है आपके 2011 की, जो कि आपके सामाजिक आर्थिक जाति आधार पर होती है, उसके आधार पर इसमें जो है वो पहचान की जाती है।
वर्तमान के अंदर राजीविका के द्वारा कई सारी परियोजनाएं चलाई जा रही है, उसमें कुछ परियोजनाएं हम देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले आती है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, या फिर आपके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के लिए जून 2021 में शुरू होती है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की है और पूरे के पूरे राजस्थान में ये योजना आपके संचालित है, जो कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के ऊपर काम करने वाली योजना आती है। एक आती है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास करेगी और इस योजना को जो है वो राजीविका विश्व बैंक की मदद से चला रही है। योजना आपके जो है वो केंद्र सरकार की है, लेकिन इसमें सहयोग जो है वो विश्व बैंक कर रहा है। राजस्थान की ये संपूर्ण राजस्थान में नहीं है, ये केवल और आपके 9 जिलों के जो आपके 36 ब्लॉक है उन्हीं में ही आपके ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन चल रहा है, जबकि NRLM सभी राज्यों के सभी जिलों में चल रहा है, जबकि ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना 9 जिलों के 36, 9 तरीक 27, 9 चौक 36, ठीक है ना, तो 9 चौक 36, 6 नम 54 हो गया, ठीक है, 36 हो जाएगा, 4 से गुणा। अंशदान इसमें जो है वो आपके 60 और 40 का है, यानी कि केंद्र 60 रुपये देगी तो राज्य जो है वो आपके 40 रुपये देगी। ये परियोजना जो है वो जून 2024 के अंदर समाप्त हो चुकी है, तो आप इसके अंदर याद रखो तो रख सकते हो, बाकी जो है वो दिया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक आती है राजीविका की जो है वो प्रगति किस प्रकार से क्या रही है दिसंबर 2024 तक, तो इसमें बताया है कि भाई जो उड़ान योजना है, जिसको वर्तमान समय में जो है वो आपके कालीबाई के नाम से कर दिया गया है, उसके तहत लगभग 29 लाख जो है वो सैनिटरी पैड वितरित किए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 984 अन्नपूर्णा रसोई जो है वो संचालित हो रही है। स्वयं सहायता समूह की बिक्री बढ़ाने के लिए राजस्थली, जयपुर और अन्य जिलों के अंदर 16 जो है वो खुदरा स्टोर शुरू किए हैं। जिला और ब्लॉक स्तर के ऊपर 271 कैंटीन स्थापित की गई है। ये राजीविका के द्वारा जो है वो प्रगति रिपोर्ट है जो इसमें बताई गई है। एक आती है आपके वन धन विकास योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। वन को जो है वो धन के रूप में विकसित करने के लिए राजस्थान के जो है वो 8 जिलों के अंदर 461 वन धन विकास केंद्र जो है ये बनाए गए हैं। अब 8 जिले कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है जहां पर वन धन विकास योजना चल रही है। 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर, यानी कि सारे के सारे कोपेन के अनुसार AW वाले। अगली एक और आता है उजाला मिल्क प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड, जो कि स्पेशली दूध जो उत्पादक है उनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़ जिलों के अंदर जो है वो इस कंपनी की स्थापना की गई है। एक आता है हाड़ौती क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए किसान प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड, जो कि स्पेशली आपके धनिया और जो सोयाबीन है इन दोनों के मूल्य जो श्रृंखला है उसको विकसित करने के लिए कोटा और बारां इन 2 जिलों के अंदर आपके क्या किया जाता है, हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूस जो कंपनी लिमिटेड है इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, ये आपके जो है वो आपके ग्रामीण क्षेत्र में कुछ योजनाएं वगैरह आ जाती है। अभी हम बात करते हैं केंद्र सरकार की ही एक योजना है जिसका नाम है मनरेगा, और मनरेगा का विकास किसके संचालन जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, आपके वो किया जा रहा है आपका यहाँ पर जो है वो इस राजीविका जो है इसके द्वारा ये आपके एक प्रकार का विकास का जो है वो कार्य किया जा रहा है। मनरेगा जो है ये एक अधिनियम बनाया गया था भारत के अंदर, भारत सरकार के द्वारा मनरेगा अधिनियम, जो कि 2006 के अंदर लागू हुआ था। 2005 का ये अधिनियम है, 2006 में इसको 2 फरवरी के दिन लागू किया गया, इसीलिए मनरेगा जो है इसकी एक प्रकार से लागू वाली जो डेट है वो भी 2006 मानी जाती है, क्योंकि पहले इसको जाना जाता था नरेगा के नाम से, इस नाम से, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से ये जाना जाता था। लेकिन बाद में इसके अंदर जो है वो क्या जोड़ दिया गया, इसके अंदर NA नहीं था, केवल N, नरेगा। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बाद में इसके अंदर क्या जोड़ दिया गया, आपके मनरेगा जोड़ दिया गया, MANREGA, तो केवल MA एक्स्ट्रा जुड़ा, बाकी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। MA का मतलब था महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी इसमें शब्द कब जोड़ा गया, ये प्रश्न पिछली बार वीडियो में पूछा गया था। तो महात्मा गांधी जो शब्द है ये बेसिकली आपके पूछा गया था 2 अक्टूबर 2009 के दिन जो है वो आपके इसके अंदर ऐड किया गया, यानी कि नरेगा के अंदर जो है वो आपके मनरेगा, नरेगा से मनरेगा कब किया गया, 2 अक्टूबर 2009 के दिन होता है। नरेगा कब लागू होता है, 2 फरवरी 2006 के दिन होता है। एक्ट कब का है, 2006 का है, सॉरी 2005 का है। ठीक है, तो नरेगा से मनरेगा कब बना, 2 अक्टूबर 2009 के दिन बनता है। 2005 का आपका अधिनियम है, 2 फरवरी 2006 को लागू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके अंदर रोजगार उपलब्ध करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए ये रोजगार कितना दिया जाता है, 100 दिन का रोजगार 1 वित्त वर्ष में उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें कुछ प्रावधान है जो आप स्पेशली याद रख सकते हो, जिसमें एक प्रावधान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें 100 दिन जो रोजगार है ना, एक इसमें भी आप ऐड कर सकते हो, वैसे शायद इसके अंदर होगा आगे,
हाँ ये रहा मुख्यमंत्री रोजगार, ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। प्रावधान देखिए, ग्राम पंचायत के जो सभी निवासी है वो इसके अंदर पंजीकृत हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, पंजीकरण जैसे हो जाता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर जॉब कार्ड उपलब्ध होना चाहिए। आवेदन की जो दिनांक होती है उससे 15 दिन में अगर रोजगार जो है वो उपलब्ध करवाने की इसमें गारंटी है। अगर 15 दिन में रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो आपके राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपके पंचायत मुख्यालय है उसके 5 किलोमीटर की परिधि में काम करवाया जा सकता है मनरेगा के तहत। उससे बाहर अगर होगा तो 10% जो है वो अतिरिक्त मजदूरी इसमें मिलेगी। ग्राम सभा जो है उसके द्वारा काम का चयन किया जाएगा। ग्राम सभा के अंदर सभी जो मतदाता होते हैं ग्राम पंचायत के वो इसमें शामिल होते हैं, तो ग्राम सभा के द्वारा ही कार्यों का चयन किया जाएगा और कौन से कार्य करवाने हैं उसकी रिपोर्ट बनाएगी, और ग्राम सभा के द्वारा ही सोशल ऑडिट या फिर सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है कार्यों का जो मनरेगा के तहत किए जाते हैं। इसके अलावा मनरेगा के अंदर जो है वो आपके ठेकेदार या फिर आपके श्रम विस्थापित जो मशीनें हैं जेसीबी वगैरह इसका प्रयोग नहीं हो सकता। ये सारी की सारी चीजें इस एक्ट में लिखी गई है। तो यहाँ पर 100 दिन का रोजगार एक वित्त वर्ष में दिया जाता है एक परिवार को, वो बेसिकली केंद्र सरकार के द्वारा ये पैसे दिए जाते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार जो है इसमें इन 100 दिन के साथ में जो है वो आपके जो है वो 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। कितना? 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है राजस्थान सरकार, और उसके तहत जो है वो एक योजना शुरू करी राजस्थान सरकार ने जिसका नाम था मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और ये उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने 100 दिन का रोजगार जो है वो मनरेगा में पूरा कर लिया है, उसको फिर 25 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ जनजातियां हैं राजस्थान की, उनको यहाँ पर 25 की जगह पर 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, जैसे कि सहरिया जनजाति, जैसे कि खेरवा जनजाति, ये दोनों की दोनों 12 जिले की है। कथोड़ी जनजाति उदयपुर की है। ये 3 ऐसी जनजातियां हैं जिनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार जो है वो इस योजना के तहत दिया जा रहा है। ठीक है, अगला एक और आता है मिशन अमृत सरोवर। सरोवर हम किसको बोलते हैं? तालाब को, और अमृत का मतलब है उसमें पानी अमृत जैसा है। तो सरकार का ये उद्देश्य है कि हम जो है वो प्रत्येक जिले के अंदर 75 क्या बनाएंगे? अमृत सरोवर का निर्माण करेंगे। इस उद्देश्य से मिशन अमृत सरोवर शुरू किया, जिसमें राजस्थान का लक्ष्य 2475 अमृत सरोवर का आता है। प्रत्येक अमृत सरोवर जो है वो 1 एकड़ का, प्रत्येक अमृत सरोवर 1 एकड़ का होगा। पहली बात, जो जल धारण क्षमता उसकी 10,000 क्यूबिक मीटर जो है वो रहने वाली है। ये इसके अंतर्गत कुछ टारगेट रखे जाते हैं। एक योजना आती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनमन के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के अंदर पीएम जनमन योजना जो है वो स्पेशली राजस्थान के अंदर जो है या फिर भारत के अंदर भी चलाई गई। तो उसका मुख्य उद्देश्य था विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह है उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार करना, और इसमें 75 जो है वो विशेष रूप से कमजोर जो जनजातीय समूह है उनको इसमें शामिल किया गया था। में राजस्थान का जो है वो आपके 12 जिला जो है वो इसकी 8 पंचायत समितियों के अंदर आपके ये चलाया गया है, जिसमें 2 लाख रुपए आवास के लिए और 12,000 रुपए शौचालय के लिए दिए जा रहे हैं। हमने सड़कों के लिए भी पढ़ा था 12 जिला। तो पीएम जनमन के अंदर राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है? तो वो है आपका 12 जिला जो है वो इसमें शामिल आता है। अगली योजना आती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। पीएम आवास ग्रामीण भी बेसिकली आपके जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आवास उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार ने 20 नवंबर 2016 के दिन इस योजना की क्या करी है? आपके शुरुआत जो है वो यहाँ पर करी है, पहली बात। दूसरी चीज जो है वो इसके तहत जो चयन है वो 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। इसमें जो सहायता राशि है वो आवास के लिए, घर के लिए 1,20,000 रुपये और शौचालय के लिए जो है वो आपके 12,000 रुपये दिए जाते हैं। और साथ में 90 दिन का जो है वो आपके दैनिक मजदूरी दी जाती है, जो कि मनरेगा के तहत ही जो है वो आपके मजदूरी उपलब्ध हो जाती है। और इसमें अनुदान जो है वो आपके पीएम आवास के अंदर 60% पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा है वो राज्य सरकार देती है। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक 1,55,253 नए आवास का निर्माण किया गया है। एक और योजना आती है जिसका नाम है एमएलए लेड, ये जिसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट, यानी कि एमएलए लेड के नाम से विधायक स्थानीय क्षेत्र जो है वो विकास योजना, जिसके तहत चूंकि योजना की शुरुआत होती है 1999-2000 के अंदर। और इसी प्रकार की एक और योजना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, जो एमपी लेड के नाम से जानती है, जिसमें सांसद आते हैं, इसमें विधायक शामिल होते हैं। सांसद वाली जो है वो 1993 में शुरू होती है और विधायकों वाली 1999-2000 में होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विधायक अपने क्षेत्र में और सांसद अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करवा सकता है। इसके लिए संसद तो देगी सांसद को और आपके विधानसभा देगी किसको? विधायक को पैसे देने वाली है। इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? तो एक वित्त वर्ष के अंदर प्रति विधानसभा के लिए 5 करोड़ रुपए जो है वो एक एमएलए को एक साल के अंदर 5 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने विकास कार्य के लिए। इसी प्रकार से जो है वो आपके सांसद को भी कितने रुपए मिलते हैं? 5 करोड़ जो है वो विकास कार्य के लिए एक सांसद को एक साल में मिलते
है तो दोनों को पैसे 5-5 करोड़ मिलेंगे। एमएलए जो होता है ये अपनी राशि में से कम 20% जो है वो एससी एसटी के लोगों के ऊपर खर्च करेगा, एक इसमें अनिवार्यता रखी जाती है। और 20% जो खर्च है ये आपके सार्वजनिक निर्माण के लिए, सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण के लिए और मरम्मत कार्य के लिए भी ये करवा सकता है। तो 20 और 20 40% इसका लॉक कर रखा है। वहीं जो आपके एमपी होते हैं, चूंकि भारत के अंदर सांसद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक लोकसभा का सांसद होता है, एक राज्यसभा का सांसद होता है और एक मनोनीत सांसद होता है। तो जो लोकसभा का सांसद है ये अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर निवेश करवा सकता है, कुछ भी जो है वो खर्च कर सकता है। राज्यसभा का सांसद जो है ये अपने राज्य के अंदर कर सकता है और मनोनीत जो है वो पूरे के पूरे भारत में कहीं भी खर्च कर सकता है। लेकिन अगर आपदा जैसी स्थिति आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर कोई सा भी जो आपके सांसद है वो अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर या फिर राज्य के बाहर 1 करोड़ रुपए तक जो है वो खर्च कर सकता है। कहां पर? अपने राज्य के बाहर। अगर राज्य के बाहर कोई आपदा जैसी स्थिति आ जाती है तो उस कंडीशन में ये पैसा क्या किया जा सकता है, आपके खर्च जो है वो किया जा सकता है। अगला आता है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। महात्मा गांधी जी के नाम से जन भागीदारी यानी कि जनता की भागीदारी से विकास के कार्य किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी योजना को पहले जो है वो क्या कहते थे? गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के नाम से जानी जाती थी। तो फरवरी 2020 में इसका नाम चेंज किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा काम किया जाएगा, लेकिन उसमें भागीदारी किसकी होगी? जनता की भागीदारी से वो काम होने वाले हैं। ये योजना जो है वो राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है और यह केवल और केवल कहां पर लागू है? ग्रामीण क्षेत्र में ही लागू है। ये शहरी क्षेत्र में ये योजना लागू नहीं है। अब इसमें किस प्रकार से पैसे लगाए जाएंगे? तो एक तो राज्य सरकार पैसा देगी और एक जन भागीदारी की वजह से जनता पैसा देगी। अब मान लो कोई शमशान है या फिर कब्रिस्तान है, उसकी अगर 4 दीवारी करानी है तो जरूरत सरकार को इतनी नहीं है, जनता को ज्यादा है, इसलिए इसमें 10% पैसा जनता देगी, 90% पैसा जो है वो राज्य सरकार दे देगी। इस प्रकार से ये आपके काम हो जाएगा। जैसे कि और भी कोई अगर आपके टीएसपी क्षेत्र के अंदर कोई सामुदायिक कार्य है तो उसमें 70% राज्य सरकार देगी, 30% जनता देगी। अगर किसी आपके 40% से अधिक आबादी अगर किसी क्षेत्र के अंदर एससी और एसटी की है तो वहां पर भी 80% आपके सरकार देगी और 20% जनता देगी, उससे भी ये काम हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें वित्तीय प्रावधान जो है वो आपके रखे जाते हैं। ये आपके एक प्रकार की योजना आ जाती है। आगे आते हैं अपने राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित योजनाएं। अब ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। 1-2 योजनाएं इसमें अपन केंद्र सरकार की भी देखेंगे। ये स्पेशली आपके जो है वो क्षेत्रीय विकास से संबंधित है, यानी कि क्षेत्रीय विकास जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित ये योजना यहाँ पर आपके क्या आती है? निकल कर आती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो अपन इसमें जो है वो शुरुआत करेंगे राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित योजनाएं। आगे अपन बात करेंगे राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित योजनाएं। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, आपने देखा भी होगा अगर एग्जाम दिया है तो। जैसे कि सबसे पहले है आपके मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात जो है वो राजस्थान के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर मेव जाति निवास करती है, विशेष रूप से अलवर और भरतपुर का वो क्षेत्र आता है। और उसी क्षेत्र के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो 1986-87 के अंदर पूर्णतः राजस्थान सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है जो इस क्षेत्र के लोगों के एक प्रकार से डेवलपमेंट के लिए रहता है। 1986-87 में मेव क्षेत्र या फिर मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, चूंकि यह पहले अलवर और भरतपुर 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलाया जा रहा था, लेकिन वर्तमान के अंदर इसमें से भरतपुर हट गया है क्योंकि राजस्थान में जब नए 41 जिले आए हैं उन 41 के हिसाब से पहले 2 जिले थे 33 के हिसाब से और 41 के हिसाब से 3 जिले आ गए हैं। तीनों आपको स्पेशली इसके अंदर याद रखने हैं। एक है अलवर, एक है खेड़तल तिजारा और एक आता है आपका डीग, यानी कि भरतपुर हट गया है, भरतपुर का ही हिस्सा था डीग जो इसमें आ गया है, खेड़तल तिजारा आ गया है, अलवर आ गया। तो 3 जिले हैं। इन तीनों जिलों के 807 गांव जो है वो इसके अंतर्गत शामिल है। 2024-25 के बजट के अंदर 50 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए दिए गए थे। एक और कार्यक्रम आता है जिसका नाम है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमा कौन सी वाली सीमा? भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी बात हो रही है। उसके ऊपर जो है वो आपके विकास कार्यों के लिए जो है वो आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्तमान में वाइब्रेंट विलेज के नाम से इस कार्यक्रम को जो है वो बंद कर दिया है और वाइब्रेंट विलेज के नाम से एक कार्यक्रम चल रहा है। जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये राजस्थान के सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर आधारभूत ढांचे की बात हो या फिर सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करना हो, इस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया है। जो हमारे सीमावर्ती 4 जिले हैं, क्योंकि यहाँ पर 41 के हिसाब से सरकार ने दिया है, यहाँ पर 33 के हिसाब से सरकार ने दिया है, क्योंकि फलोदी डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो सीमा लगाता है, तो उस हिसाब से तरीके से अब कितने जिले हो जाने चाहिए? 5 जिले जो है वो सीमा पर हो जाने, लेकिन यहाँ पर फिर भी 4 लिए हैं। 4 कौन कौन से हैं? उत्तर से दक्षिण गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर और बाड़मेर है। इन 4 जिलों के जो है वो 16 खंड जो है उनके अंदर यह परियोजना आपके संचालित की जा रही है।
इसी प्रकार से एक और कार्यक्रम आता है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 2005-6 के अंदर ये कार्यक्रम चलाया गया। डांग स्पेशली जो है वो आपके चंबल बेसिन का वह क्षेत्र आता है जिस क्षेत्र के अंदर आपके जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसकी तलेटी के अंदर से निकले हुए जो पत्थर होते हैं, यानी कि बहुत बड़ा जो है वो पथरीला क्षेत्र होता है जहाँ पर चंबल के द्वारा अवनालिका अपर्दन की वजह से रेत तो चली जाती है लेकिन पीछे जो है वो पत्थर रह जाते हैं, वहाँ पर डाकू जो है वो जाकर छुप जाते हैं। आपने सुने भी होंगे चंबल के डाकू, तो वो किस वजह से जो है वो बचे पाते थे, क्योंकि वहाँ पर ये डांग क्षेत्र होता था जिसके अंदर बहुत सारे जो है बड़े बड़े पथरीला क्षेत्र होता था जहां पर वो आराम से डाकू जाकर छुप जाते थे, इसीलिए इस डांग क्षेत्र को ही दस्यु ग्रसित क्षेत्र भी कहा जाता है। वर्तमान में राजस्थान के दो संभाग, कौन कौन सा, एक है भरतपुर और दूसरा कौन सा है आपका कोटा, इन दोनों संभाग के जो है वो 8 जिलों को शामिल कर रखा है। तो 8 जिलों के वर्तमान के अंदर जो है वो 2192 गांव इसमें शामिल हो रखे हैं। और 8 जिले कौन कौन से हैं, तो दो संभाग के, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और आपके भरतपुर, ये तो जाएंगे भरतपुर संभाग से। और इसके अलावा आ जाता है आपका कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ आ जाता है कोटा संभाग से। तो 8 जिलों के 2192 गांव है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर जो बीहड़ क्षेत्र या फिर संकुचित जो घाटी युक्त दस्युग्रस्त क्षेत्र है उसको डांग क्षेत्र कहते हैं। और इसके पिछड़े हुए क्षेत्र के अंदर आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया। एक और आता है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डिप्टी जेलर के अंदर ये प्रश्न भी पूछा गया है मगरा क्षेत्र से। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के अंदर स्पेशली उदयपुर के उत्तर में 5 ऐसे जिले 33 के हिसाब से, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली, ये 5 जिले ऐसे थे जिनके अंदर जो है वो एक पथरीला क्षेत्र था जो कि कृषि अयोग्य भूमि के रूप में था। सरकार ने यह कहा कि इस क्षेत्र के अंदर हम विकास के कार्य करेंगे जिससे कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार के जो साधन है वो प्राप्त हो और वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कृषि हो जाए, इसलिए इस क्षेत्र को कहा गया था मगरा। और इसके विकास के लिए मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 के अंदर जो है ये कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या टीएसपी के अंदर आता है क्या, ये टीएसपी में नहीं आता है, याद रखना है, ये डिप्टी जेलर में प्रश्न भी था। और वर्तमान में जो है वो इसमें राजस्थान के 5 जिलों के आपके 1746 गांव जो है वो शामिल है। क्योंकि मैंने अभी कहा था कि 33 के हिसाब से इसमें अजमेर जिला शामिल था, लेकिन जब 41 जिलों के हिसाब से जाते हैं तो इसमें एक नया जिला आ जाता है जिसका नाम आता है ब्यावर। इस ब्यावर की जगह पर पहले अजमेर हुआ करता था, तो ब्यावर जो है वो इसके अंदर एक तो ब्यावर शामिल है, एक भीलवाड़ा है, एक पाली है, चित्तौड़गढ़ है और आपके राजसमंद है, ये डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जो इस क्षेत्र के निवासी है उनके सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए ये कार्यक्रम जो है विशेष रूप से चलाया जाता है। इसके अंदर कई सारे काम होंगे जैसे कि जल ग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पेयजल, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के ऊपर जो है वो सरकार के द्वारा काम किया जाएगा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत। अगला आता है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा 2019-20 के अंदर शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई काम करवाना है तो वहां की स्थानीय आवश्यकता क्या है इसको देखते हुए सरकार के द्वारा जो है वो काम किया जाएगा। जिला कलेक्टर जो है वो पूरी तरह से इसमें इस पैसों को जो है वो खर्च कर सकता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो जिला के लोगों को बुलाएगा, भाई आपकी क्या आवश्यकता है और उसके हिसाब से जो है वो पैसों को खर्च करेगा। ये मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना है। एक आता है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, ये 2022-23 के अंदर शुरू होती है क्षेत्रीय विकास योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आता है कि राजस्थान के जो दुर्गम क्षेत्र है या दूरस्थ क्षेत्र है या फिर पिछड़े हुए क्षेत्र है वहां पर आधारभूत संरचना का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य आता है। कुछ और चीज़ें आती है इसके अंदर ही इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग जो है वो किताब के अंदर देखते रहना है। एक आता है बायोफ्यूल प्राधिकरण। बायोफ्यूल प्राधिकरण जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर जो है वो आपके 52 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान के अंदर बायोफ्यूल जो मिशन है इसकी शुरुआत 4 फरवरी 2005 के दिन की गई। 4 फरवरी 2005 को जो है बायोफ्यूल प्राधिकरण की शुरुआत होती है। बायोफ्यूल नीति जो है वो 2006 की है। बायोफ्यूल प्राधिकरण जो है वो आपके 2007 में बनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो वगैरह एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर जो है वो राजस्थान राज्य बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड कब बनाया गया, तो ये 22 दिसंबर 2024 को बनाया जाता है। पुनर्गठन इसका कब होता है, 11 फरवरी 2022 के दिन जो है पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान बायोडीजल नियम 2019 का है। बायोफ्यूल दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। राजस्थान के 12 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर रतनजोत के माध्यम से जो है वो बायोफ्यूल बनाया जाता है और 8 ऐसे पूर्वी जिले हैं जहां पर करंज के माध्यम से बायोफ्यूल बनाया जाता है। ये कुछ फैक्चुअल प्रश्न है जो आपको याद रखने हैं साथ साथ। ठीक है।
अगला आता है बायोफ्यूल प्राधिकरण की उपलब्धियां क्या क्या है। मार्च 2024 तक के आंकड़े दिए हुए हैं। राजस्थान जैव ईंधन नियम कब का है, 2019 का है। कब तैयार होता है राजस्थान के अंदर, तो 30 अप्रैल 2019 को होता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अधीन होता है। परिवहन के प्रयोजन के लिए जो है वो हाई स्पीड डीजल के साथ में मिश्रित करने के लिए जो है वो बायोडीजल बी जो आपके 100 है उसकी खुदरा बिक्री के लिए इसका यूज किया जाता है। राजस्थान जैव ईंधन नियम तैयार करने वाला भारत का जो है वो पहला राज्य भी बना था, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। राजस्थान के 12 जो है वो बायोडीजल फर्मों को पंजीकृत करके राज्य के अंदर खुदरा विक्रय के लिए 4.20 लाख लीटर प्रति दिन जो है वो बायोडीजल उत्पादन की क्षमता जो है वो सृजित की गई है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सांसद आदर्श ग्राम योजना, एक और इंपॉर्टेंट योजना आती है जिसमें प्रत्येक जो सांसद है उस सांसद को क्या दिया जाएगा, एक गांव दिया जाएगा जिसको वो एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करेगा। और यह 11 अक्टूबर 2014 के दिन स्टार्ट होता है। इसमें मुख्य प्रावधान यही है कि राजस्थान के अंदर जो या फिर पूरे भारत के अंदर प्रत्येक सांसद को क्या दिया जाएगा, एक ग्राम पंचायत दी जाएगी और उस ग्राम पंचायत को वो आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करेगा पैसे लगाकर। ये सांसद आदर्श ग्राम जो है वो आपकी योजना आती है। अगला आता है आपके महात्मा गांधी जो है वो आदर्श ग्राम योजना, जिसमें महात्मा गांधी के आदर्श जो है उनको लेकर चलेंगे। तो महात्मा गांधी के आदर्शों के साथ में प्रत्येक ग्राम पंचायत को जो है वो आदर्श ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। 27 नवंबर 2019 के दिन इसकी शुरुआत होती है। 14 नवंबर के दिन जो है मेरा गांव मेरा गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब यहाँ से इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो रहा है। वैसे स्टार्ट हो गया था, पहले अपन ने शहरी क्षेत्र की बात करी, फिर हमने ग्रामीण क्षेत्र की बात करी। अब हम बात करेंगे किसकी, पंचायती राज की। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो इस चैप्टर का हिस्सा आता है जिसका नाम है आपके पंचायती राज। पंचायती राज देखिए, पंचायती राज की शुरुआत जो है वो राजस्थान या फिर भारत में कब होती है, तो वो होती है नागौर के अंदर एक गाँव पड़ता है बगदरी, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत कब होती है, 2 अक्टूबर 1959 के दिन जो है वो आपके इसकी शुरुआत होती है पंचायती राज की। संवैधानिक दर्जा जो है वो कब दिया जाता है, 24 अप्रैल 1993 को भारत के द्वारा दिया जाता है। और वहीं 23 अप्रैल 1994 के दिन जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा संवैधानिक दर्जा जो है उसको लागू किया जाता है अपने राज्य के अंदर। इसका एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243, जिसमें पंचायती राज का उल्लेख है। और 243 जी के अंदर पंचायतों की शक्तियों का अधिकार दिया हुआ है और आपके जिम्मेदारियों का वर्णन भी कर रखा है। राजस्थान के अंदर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 जो है वो पहले से लागू हो रखा था, उसी को खत्म करके 1994 के अंदर जो है वो राजस्थान के अंदर पंचायती राज अधिनियम 1996 जो है वो लागू किया जाता है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो स्थिति है वो आप याद रख सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर 33 तो है जिला परिषद, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, फिर है आपके ब्लॉक लेवल के ऊपर पंचायत समितियां हैं 365। और वर्तमान में राजस्थान में ग्राम पंचायत कितनी है, 11,194 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत जो है उसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचायती राज के अंदर राजस्थान में सबसे लोकल लेवल के ऊपर होती है ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर होती है पंचायत समिति, फिर उसके ऊपर होती है आपके जिला परिषद। इस प्रकार से त्रिस्तरीय जो है वो हमारे यहाँ पर पंचायती राज लागू है। पंचायती राज जो विभाग है या फिर संस्थाएं हैं उनके मूल कार्य क्या है, वीडियो के अंदर जो आपके ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम है उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि राजस्थान के अंदर जो है वो पंचायती राज के प्रमुख कार्य, और उन कार्यों के अंदर आपको ये चीजें जरूर याद रखनी है। तो पंचायती राज जो है विभाग या फिर संस्था का पहला काम आता है वो है कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसकी मूल भावना के अनुसार जो है वो आपके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है उसको सुनिश्चित करना है। दूसरा आता है सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत करना है। तीसरा आता है ठोस और तरल जो अपशिष्ट का प्रबंधन करना है। फिर आता है आपके सभी घरों के अंदर शौचालय उपलब्ध करवाना, विभिन्न जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचाना है। इसके अलावा जो है वो आपके पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें कार्मिक जो है उनकी भर्ती सहित प्रशासनिक जो आपके संस्थापन के कार्य हैं वो भी पंचायती राज के द्वारा ही किए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान, यानी कि जो पंचायती राज संस्थाएं होती है चूंकि ये लोकल बॉडीज के रूप में काम करती है, लेकिन इनको पैसा जो है वो कहाँ से मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको अनुदान या फिर पैसा कहाँ से प्राप्त होगा। तो इनको दो प्रकार से पैसे प्राप्त होते हैं, एक होते हैं जो केंद्र सरकार से प्राप्त होते हैं और एक होते हैं जो आपके राज्य सरकार से जो है वो प्राप्त होते हैं। एक कहाँ से होते हैं, आपके राज्य सरकार से जो है वो प्राप्त होते हैं। तो केंद्र सरकार के लिए तो जो है वो केंद्र का वित्त आयोग आता है और केंद्र का जो है वो 15वां वित्त आयोग वर्तमान में बनाया गया था जिसकी सिफारिशें अभी चल रही है। और जब राज्य का पैसा की बात आएगी तो छठा जो है वो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें वर्तमान में चल रही है। तो जो 15वां वित्त आयोग है केंद्र का वो 2021-22 से 25-26 तक चलने वाला है, जिसकी सिफारिशें अभी वापस जो है वो 16 बना दिया जाएगा। और छठा जो है वो राज्य वित्त आयोग भी जो है वो अपन अभी यहाँ पर देख लेंगे।
लगभग जो है वो इसके अंदर कहा गया है, आपके केंद्र का जो 15वां वित्त आयोग है इसमें कहा गया है कि जो भी पैसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा किसको, पंचायती राज को, उसमें चूंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज है तो सबसे ज्यादा जो पैसा है वो 75% पैसा किसको मिलना चाहिए, ग्राम पंचायत को, फिर 20% किसको मिलना चाहिए, पंचायती राज अपने पंचायत समिति को, और फिर 5% किसको मिलना चाहिए, जिला परिषद को। तो इस प्रकार से एक सीक्वेंस बना रखा है कि सबसे ज्यादा पैसा जो है वो ग्राम पंचायत के पास में आएगा। 15वें वित्त आयोग के अंदर ही ये कहा गया है कि यहां पर जो खर्च होगा उसके अंदर बेसिक अनटाइड जो अनुदान है वो 40% और बेसिक टाइड अनुदान जो है वो 60% होगा। इसमें अपने को ज्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको ये जरूर याद रखना है, छठा जो राज्य वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं आपके, तो प्रद्युमन सिंह जी जो है वो इसके अध्यक्ष रहे थे। 5 वर्ष के लिए इसकी सिफारिश आती है 2020-21 से 25-26 के लिए। तो 25-26 के अंदर जो है वो आपको नई सिफारिश जो है वो 26-27 से मिल जाएगी नए वित्त आयोग की, ठीक है। राज्य वित्त आयोग ने जो है वो प्रमुख सिफारिशें करी थी, उसमें कहा था कि 6.75% जो है वो आपके शहरी और आपके जो पंचायती राज है, शहरी निकाय और पंचायती राज, उनको जो है वो राज्यों को जो है वो अपने शुद्ध कर राजस्व जो है उसका जो है वो 6.75% देना चाहिए, जिसमें से पंचायती राज की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये मिलेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र की हमारी जनसंख्या 75.10, तो उतना जाएगा पंचायती राज को, 24.90 जाएगा शहरी निकाय को, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये अगेन वही बात आ गई कि भाई ग्राम पंचायत को 75, पंचायत समिति को 20 और जिला परिषद को जो है वो 5 दिया जाएगा। एक आता है स्वच्छ भारत मिशन। उससे पहले आप ये भी ध्यान रख सकते हो, पंचायती राज संस्थाओं को आवंटन जो राशि है उसमें 55% जो है वो आधारभूत एवं विकास कार्यों के लिए मिलेंगे, 40% जो है वो राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं के लिए मिलेंगे और 5% स्वयं की आय वृद्धि के लिए जो है वो दिए जाते हैं पंचायती राज को। स्वच्छ भारत मिशन, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए जो है वो आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी एक मिशन चलाया जाता है। अभी हमने शहरी की बात करी थी, तो 2 अक्टूबर 2014 के दिन ये शुरू होता है और राजस्थान 31 मार्च 2018 को पूर्ण रूप से जो है वो आपके ओपन डेफिकेशन फ्री या फिर खुले में शौच मुक्त जो है वो घोषित हो चुका था। इसका सेकंड फेज जो है वो आपके 2020-21 के अंदर 5 वर्ष के लिए चलाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि गांवों में शौच मुक्त की स्थिति बनाए रखना है। ग्रामीण जो ठोस है उसके अंदर आपके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ठोस और जो तरल आपके अपशिष्ट है उसके प्रबंधन का भी जो है वो काम इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता के स्तर के ऊपर जो है वो आपके काम करके सुधार करके और ODF प्लस जो है वो बनाना। ODF प्लस का मतलब हो जाता है, ODF तो है खुले में शौच मुक्त, और ODF प्लस का मतलब है सूखे और गीले कचरे का भी जो है वो आपके प्रबंधन अच्छे से होना चाहिए। ये वास्तविक प्रदर्शन और उपलब्धियां हैं जो कि आप अगर देखेंगे तो चैप्टर के यहाँ पर आपको लास्ट में ही जो है वो आपके पेज नंबर 54 के ऊपर की तरफ आपको लिखी हुई मिलेगी, जिसके अंदर स्पेशली कहा गया है कि अगर व्यक्तिगत शौचालय और एक आता है आपके सामुदायिक शौचालय, तो दोनों की अलग अलग स्थिति होती है। व्यक्तिगत का मतलब परिवार के लिए जो होता है, उसके अंदर BPL, APL, SC, ST, लघु और सीमांत जो कृषक है उन या फिर भूमिहीन जो मजदूर है, विकलांग, महिला मुखिया, इन सब के लिए जो है वो आपके शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये जो है वो सरकार के द्वारा इसमें सहायता दी जाती है। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में 1,03,566 शौचालयों का निर्माण हुआ है। सामुदायिक क्षेत्र के अंदर जो है वो ग्राम पंचायत के द्वारा विशेष योग्य जन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान करके और 3 लाख रुपए की लागत से जो है वो आपके स्वच्छता केंद्र बनवाया जा सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान के अंदर जो है वो आपके 32,793 गांव जो है वो ODF प्लस बनाए जा चुके हैं। ये भी एक आंकड़ा है, इंपॉर्टेंट है। पंचायत को दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार है जो आप जरूर ध्यान रखना है। एक आता है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, NPA के नाम से देंगे सारे के सारे पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ही 24 अप्रैल के दिन दिया जाता है प्रतिवर्ष, क्योंकि इस दिन पंचायती राज दिवस आता है। और राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार के अंदर पहला आता है आपके दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत जो है वो पुरस्कार, जो कि देश की सर्वश्रेष्ठ 3 ग्राम पंचायत को देंगे, 3 ब्लॉक पंचायत को देंगे और 3 ही जिला पंचायत को देंगे। और विशेष पुरस्कार के रूप में एक आता है आपके जिसका नाम है ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, जो कि ऊर्जा के लिए, यानी कि जिस देश की 3 सर्वश्रेष्ठ जो ग्राम पंचायत जिन्होंने के ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों को अपनाने के लिए काम किया हो। एक आता है कार्बन न्यूट्रल का, जिसमें भी 3 सर्वश्रेष्ठ पंचायत को कार्बन न्यूट्रल के दिया जाएगा। राजस्थान विभिन्न श्रेणियों की जो है वो अनुशंसा 2024 जिसके अंदर दीनदयाल उपाध्याय के लिए दिया गया था लेकिन प्राप्त नहीं होता है। मूल्यांकन समिति 8 ग्राम पंचायतों का नाम चिन्हित करके राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए भेजा था, लेकिन राजस्थान को मिला नहीं है अवार्ड। एक आता है पंचायत विकास योजना, PDP पंचायत डेवलपमेंट जो है वो आपके प्लान आता है, तो 2015 के अंदर शुरू होता है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू होता है। 2023-24 की अगर हम बात करें तो उसके लिए योजनाओं को तैयार करना, और जन योजना जो अभियान है 2024 जो कि आपके 2 अक्टूबर 2024 से चलाया गया है, उसके तहत जो है ये आपके पूरा का पूरा कार्यक्रम चलाया जाएगा। एक आता है जन योजना अभियान, जिसके अंदर जनता के साथ में जुड़कर सरकार काम करेगी। 2 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक ये चलाया गया था, जिसमें सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम 2024-25 चलाया गया। इसके लिए विषयगत जो पंचायत आपके विकास योजना है उसको तैयार करने के लिए प्रारंभ किया गया है।
एक आती है आपके स्वामित्व योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था। और आपके 24 अप्रैल 2020 के दिन जो है वो शुरुआत होती है स्वामित्व योजना की। स्वामित्व योजना में डिप्टी जेलर में प्रश्न पूछा गया कि इसमें कौन कौन से विभाग है, तो 3 विभाग है। एक आता है आपके पंचायती राज विभाग, एक आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग और एक आता है आपके राजस्व विभाग। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये तो क्या करेगा, ड्रोन के माध्यम से जो है वो आबादी का मानचित्र जो है वो बनाएगा ड्रोन के माध्यम से। इसके अलावा ग्रामीण जो संपत्ति है उसका स्वामित्व सत्यापन होगा, सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण करना, संपत्ति विवाद समाधान, ग्रामीण वित्तीय स्थिरता और बेहतर ग्रामीण नियोजन, इसके लिए काम होंगे। इसके अंदर जो है वो आपके ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर ही व्यक्तियों को पट्टे जारी किए जाएंगे आबादी के अंतर्गत, ठीक है ना। ये ड्रोन सर्वेक्षण योग्य गांव थे राजस्थान के, कार्य पूरा हुआ 35,955 के अंदर। एक योजना आती है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण, हमने शहरी क्षेत्र में भी पढ़ी थी। ग्रामीण क्षेत्र की जो योजना है ये बेसिकली ग्रामीण जो कस्बे होते हैं उनके अंदर चलाई जाएगी श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। पहले ये अन्नपूर्णा के नाम से थी वसुंधरा जी के टाइम में, फिर इंदिरा रसोई योजना हुई गहलोत जी के टाइम में, और अब भजनलाल जी के टाइम में श्री अन्नपूर्णा के नाम से इसको जाना जा रहा है। पहले ये इंदिरा रसोई के नाम से थी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वो इस योजना को 6 जनवरी 2024 के दिन चलाया गया था। नगरीय निकाय की भांति ग्रामीण क्षेत्र में भी ये जो है वो शुरू की गई। इसका संचालन का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका, और उसके साथ में महिला जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ये दोनों मिलकर इसके अंतर्गत संचालन का काम करते हैं। उद्देश्य की बात करते हैं तो स्थानीय जो आपके लोग होते हैं उन स्थानीय जो है वो आपके वहाँ की जो टेस्ट वगैरह है उसके आधार पर पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में लगभग जो है वो 891 रसोइयों के माध्यम से जो है वो दोपहर और रात्रि का भोजन जो है वो इसमें दिया जा रहा है, दिन और रात का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसमें फिक्स कर रखा है कि भाई 100 थाली जो है वो दोपहर में दी जाएगी, 100 ही थाली जो है वो शाम को दी जाएगी। इसमें टोटल जो है वो आपके कितने रुपए होते हैं, तो 30 रुपए की एक थाली पड़ती है, जिसमें 8 रुपए खाने वाला देगा और 22 रुपए जो है वो राज्य सरकार देगी। इस प्रकार से 22 + 8 जो है वो टोटल 30 रुपए की इसमें थाली आती है। टोटल 600 ग्राम भोजन दिया जाता है, 30 ग्राम चपाती है, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल या फिर मिलेट्स की खिचड़ी और अचार, ये चीज़ें इसके अंदर मिलती है। टोटल भोजन की क्षमता जो है वो 99.50% है। राजस्थान में वर्तमान में 0.5% लोग जो है 0.5% जो लोग हैं वो आपके एक प्रकार से भूखे रहते हैं, बाकी इसमें लगभग को कवर कर लिया गया है। एक आता है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से आता है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो कि आपके 2018-19 के अंदर इसकी शुरुआत होती है, 2018-19 में, और इसकी संचालन पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है। ये 31 मार्च 2022 तक के लिए जो है वो चलाया गया, लेकिन वर्तमान में इसको पुनर्गठित करके और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से वापस शुरू किया गया और 31 मार्च 2026 तक ये चलने वाला है। इसका उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा जनप्रतिनिधियों को जो है वो प्रशिक्षण देना। 40 के रेशो से ये योजना आपके चल रही है। एक आता है विलेज मास्टर प्लान, गाँवों को जो है वो सिटीज़ के माध्यम से जो है जैसे आपके शहर है उसी प्रकार से गाँवों को बसाने के लिए और गाँवों को जो है वो एक प्रकार से उन्नत जो है वो स्थिति के अंदर लाने के लिए विलेज मास्टर प्लान चलाया गया था, जिसमें नियोजित जो है विकास किया जाएगा बिल्कुल प्लान के साथ में, ठीक है। और ग्रामों को आवासीय क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसकी अवधि जो है वो आगामी 30 वर्ष यानी कि 2050 तक के लिए रखी गई है। पहले चरण के अंदर 10,000 से अधिक आबादी वाले, चरण फर्स्ट के अंदर 10,000 से अधिक आबादी वाले 110 जो गाँव हैं उनके लिए एक ऐप तैयार किया गया है। इसमें सहयोग कौन करेगा विलेज मास्टर प्लान में, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग करेगा, भू प्रबंधन विभाग करेगा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग करेगा। स्वामित्व के जैसे ही विलेज मास्टर प्लान में भी 3 जो है वो आपके अलग अलग विभाग शामिल हो रखे हैं। एक आता है अंबेडकर भवन, 2019-20 में इसकी घोषणा की जाती है कि सरकार के द्वारा जो है वो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जहाँ जहाँ पर आपके पंचायत समिति मुख्यालयों पर ये है उनको छोड़ना है और शेष सभी जो आपके पंचायत समिति मुख्यालय है उनके ऊपर एक भवन बनवाया जाएगा और उसकी लागत लगभग 50 लाख के आसपास जो है वो अंबेडकर भवन बनेगा। एक आता है फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 जो है वो आपके अभियान आया है, जिसका जो है वो थीम थी स्वच्छता और स्वास्थ्य, इस नाम से जो है वो ये योजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाई गई, जो 2 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक चलाई जाती है, ठीक है। राजस्थान ने जो है वो देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया था, इसमें ये चीज़ भी देख सकते हैं। घर घर तिरंगा कार्यक्रम आता है, ये हमेशा चलता है, लगभग जो है वो आपके हर वर्ष 13, 14 और 15 3 दिन यानी कि 13, 14, 15 अगस्त को दिन जो है आपके घर घर तिरंगा कार्यक्रम चलता है, जिसमें पंचायती राज जो संस्थाएं होती है इनके द्वारा जो है वो गाँवों के अंदर घर घर तक क्या पहुंचाया जाता है, तिरंगा पहुंचाए जाते हैं, छोटे छोटे तिरंगे जो है वितरित करते हैं।
एक रूडा का जो है वो आपके प्रश्न आया था डिप्टी जेलर के अंदर, अभी डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ, उसमें रूडा का प्रश्न पूछा गया था कि रूडा जो है इसका काम क्या है। तो इसकी स्थापना है 1995 के अंदर आपके स्वतंत्र अभिकरण के रूप में होती है। ये गैर कृषि गतिविधियां जो है उसके अंदर लोगों को रोजगार देने के लिए जो है वो आपके प्रयासरत एक संस्था है। रूडा के 3 जो है वो उपक्षेत्र है, एक चमड़ा है, एक ऊन और वस्त्र है, एक लघु खनिज के रूप में आता है। जीआई टैग के अंदर भी जो है वो रूडा के द्वारा पंजीकरण का काम किया जाता है। एक आता है राजस्थान के अंदर राज्य आपदा मोचन निधि, ये इंपॉर्टेंट है आपदा के लिए, और 1 अप्रैल 2024 के दिन जो है ये आपदा मोचन निधि बनाई गई थी, जिसके लिए प्रारंभिक राशि लगभग 3,493 करोड़ रुपए आए हैं। 75 और 25 के रेशो से केंद्र और राज्य जो है वो इसको चला रहे हैं। अगला आता है जल जीवन मिशन, जेजेएम की बात करते हैं। जेजेएम जो है ये आपके 15 अगस्त 2019 के दिन जो है वो शुरू होता है। इसका मुख्य लक्ष्य है 2026 तक जो है वो ग्रामीण परिवारों के अंदर जो है वो आपके घरेलू कनेक्शन जो है वो नल के कनेक्शन इसमें जल उपलब्ध करवाया जाएगा 2026 तक। ये 50-50 के रेशो से केंद्र और राज्य इसको चला रहा है। कुछ मॉनिटरिंग जो है वो आपके एजेंसी आती है। ग्राम स्तर के ऊपर जो है वो आपके इस जल जीवन मिशन के अंदर मॉनिटरिंग एजेंसी ग्राम स्तर के ऊपर है ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन, जिला स्तर के ऊपर है आपके जिला जल एवं स्वच्छता कमेटी, राज्य स्तर के ऊपर है राज्य जल एवं स्वच्छता कमेटी। इसमें कुछ परियोजनाएं शामिल कर रखी है। लगभग 11,159 एकल ग्राम योजनाएं हैं और 139 वृहद पेयजल योजनाएं हैं। इस प्रकार से आपका जेजेएम जो है वो वर्तमान में राज्य के अंदर जो है वो संचालित किया जा रहा है। बजट 2025-26 के अंदर जो है वो आपके इससे जुड़े हुए अपने इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी आपके अपडेट है, चाहे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर क्षेत्रीय विकास हो, उससे जुड़े हुए कार्यक्रम के अंदर क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया है या फिर योजना है जिसका नाम है पंच गौरव योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बजट में घोषणा होती है 17 दिसंबर 2024 के दिन ये शुरू होती है और इसके अंदर 550 करोड़ का बजट रखा जाता है। इसके अंदर पंच गौरव का मतलब है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 जो है वो गौरव रखे जाएंगे। गौरव का मतलब 5 चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें एक तो रखी जाती है आपके उपज, एक रखी जाती है वानस्पतिक प्रजाति, एक रखी जाती है उत्पाद, एक रखा जाता है पर्यटन स्थल और एक रखा जाता है खेल। यानी कि एक एक जो है वो सारी की सारी 5 चीजें एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। एक जो है वो कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बजट में करी थी। 150 करोड़ से जो है वो मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जो स्पेशली जो है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट जो निवासी परिवार है उनको जो सुविधाओं में जो है वो कमी है उन सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। एक आता है आपके गुरु गोलवलकर के नाम से जो है वो आपके एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम, जिसके अंदर जो पिछड़े हुए ब्लॉक है वो 35 ब्लॉक इसमें शामिल किए गए हैं। 75 करोड़ रुपए के इसमें जो है वो आपके अनुदान रखा जाता है। एक स्वामित्व योजना जो अभी पड़ी थी उसी का ही वापिस इसमें कुछ अपडेट दिया गया है कि ड्रोन सर्वे जो है वो पूर्ण करना इसका मेन लक्ष्य रखा जाएगा। आगामी वर्ष के अंदर 2 लाख नए पट्टे जो है वितरित किए जाएंगे, इसका भी टारगेट है। इसके अलावा डांग हुआ, मगरा हुआ, मेवात ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं में 100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था और अनुसूचित जाति और जनजाति जो फंड है उसके अंदर जो है वो आपके 1750 करोड़ रुपए किए जाने की जो है वो सरकार के द्वारा क्या कर दी गई, घोषणा जो है वो इसके अंतर्गत कर दी गई है। नगरीय विकास में शहरी क्षेत्र के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना जो है इसकी घोषणा की गई है, जो कि शहरी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए 12,500 करोड़ से शुरू की जाएगी, जिसमें शहरी क्षेत्र के अंदर समावेशी विकास या फिर प्लाइन की रोकथाम या फिर आपके सीवरेज है, ड्रेनेज है, ठीक है ना, इनके अंदर जो है वो काम किया जाएगा। कुछ नए जो है वो आपके नगरीय निकाय बनाए गए थे, उनके लिए आपके 500 जो है वो आपके पिंक टॉयलेट की घोषणा करी है। 175 करोड़ रुपए जो है वो इसके अंतर्गत भी सरकार के द्वारा रखे जाते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर जो आपके यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 जो था वो यहाँ पर आपके कंप्लीट होता है बुक के अध्ययन के अंदर। और इसके अंदर जो भी आपके कोई दिक्कत है तो वो उन दिक्कतों को अपन ने क्लियर कर लिया है। कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की थी तो वो अपन ने बात कर ली है। फिलहाल आपका यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। आने वाले समय में अपन चैप्टर नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे, जो आपके सशक्त और समृद्ध कृषि के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, आपके अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर लिख देना। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सबसे पहले जो भी आपके डाउट रहेंगे उनको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।